अवाम हो या अवामी नुमाइंदे, यकसा सहूलियात मिलनी चाहिए। आलमगीर खान ने मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। अरकान असम्बली के बच्चों को भी सरकारी स्कूल में पढ़ाने का पाबंद बनाया जाए। करारदाद जमा करा दी गई। इम्तिहानात तो हुए नहीं, नताइज आ गए। पेशावर बोर्ड ने मैट्रिक का रिजल्ट दे दिया। 100% नताइज पर तलबा खुशी से निहाल। 4 के तालिब इल्म का नया रिकॉर्ड। क्या कारनामा अंजाम दिया, कुछ देर में जानिए। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। आज हम सबसे पहले कोरोना की बात करेंगे, क्योंकि हमने एक तरफ तो ये देखा कि इसके केसेस बड़ी तेजी के साथ में उस हद तक रिपोर्ट नहीं हो रहे कि जैसे खदशात थे या जैसा एकदम से तेजी आ गई थी, और दूसरी तरफ ये कि जैसे आप जानते हैं ईद कुर्बा सर पे है, यौम आशूर आ रहा है, 14 अगस्त सामने है जनाब। उसकी सेलिब्रेशंस हमारे यहाँ पहले से शुरू हो जाती हैं काफ़ी। तो उस सब में कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि जो हम आगे देख रहे रिजल्ट्स वो ना हो, मामलात कहीं गंभीर ना हो जाए। तो हम कोशिश करेंगे जनाब आज सबसे पहले इसी सब के ऊपर बात करें। 24 घंटों के दौरान 22,408 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। जरा हम ये भी आपको बता दें, और इनमें से सिर्फ 1,763 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। तो ये इन्फेक्शन रेट से मुतालिक हम बात कर रहे हैं। विल टॉक इट मोर। डॉक्टर जफर मिर्ज़ा मुआविन खुसूसी बराए कोरोना हमें ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग कहेंगे। तबीयत कैसी है आपकी, सबसे पहले ये बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया, मैं पहले से काफ़ी बेहतर हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे डॉक्टर साहब पाकिस्तान के हालात भी बहुत बेहतर हैं, ये भी सुनकर, इससे मुतालिक खबरें पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। जी आपने जो भी नंबर्स बताए पिछले 24 घंटे के, ये 22,000 और डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ ठीक से आ नहीं, हम दोबारा आपको डायल करते हैं। साथ मौजूद थे आप। तबीयत आपकी बहुत बेहतर है, सुनकर बहुत अच्छा लगा। और जो स्टैट्स हैं वो हमने नाज़रीन के सामने रखे हैं सही, और इससे मुतालिक हम मजीद बात भी करेंगे कि हर सूबे में क्या सूरत हाल है। हर सूबे में क्या सूरत हाल है ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है जनाब। मैं दोहरा देती हूँ, 24 घंटों के दौरान 22,408 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए और इनमें से सिर्फ 1,763 अफराद ऐसे हैं कि जिनमें वायरस है, इस बात की तस्दीक हुई। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 50,307 एक्टिव केसेस हैं ये, जिनकी तादाद मैं बता रही हूँ 50,307 रह गई है। और ये भी एक फैक्ट है कि 2,71,175 अफराद ने कोरोना वायरस को शिकस्त दी है। ये एक ऐसी बात है कि इसको हम कोशिश करते हैं, टीम नया दिन कोशिश करती है कि हम इसको सबसे पहले रखें। सबसे पहले आपको यही बताएं जब हम कोरोना की बात करें कि वो कौन कौन लोग हैं, उनकी तादाद क्या है कि जिन्होंने कोरोना को पछाड़ दिया। तो डॉक्टर जफर मिर्ज़ा हमारे साथ एक बार फिर से है जनाब। अब आवाज़ हम बेहतर तौर पर सर आपकी सुन पाएंगे। सर जी आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी सर अब बिल्कुल ठीक आ रही है। सर फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर जाने से पहले प्लीज़ मुझे ज़रा 1-2 जुमलों में आप ये बता सकेंगे हमारे देखने वालों को, आप तो खुद बहुत मोहतात रहते हैं, कैसे ये हो गया? आप इंटरेक्ट कर रहे थे लोगों के साथ में, कहीं विजिट करने गए थे, क्या हुआ था? कुछ बता सकते हैं अगर आप तो प्लीज। काश मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता। मेरा ख्याल है कोई भी नहीं बता सकता। नहीं बता सकते क्योंकि बहुत ज्यादा पब्लिक डीलिंग होती है, बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स में जाना होता है, बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, तो यू नेवर नो कि कहाँ से लगा। लेकिन बहरहाल काफी देर बचा रहा मैं, लेकिन फाइनली इट टुक मी ओवर। और अभी माशाल्लाह बिल्कुल बेहतर फील कर रहे हैं या थोड़ी थोड़ी एहतियात तो करनी पड़ रही है? नहीं जी, मैं अभी आइसोलेशन में हूँ और अभी कुछ अलामात हैं, लेकिन पहले से बहुत बेहतर हूँ माशाल्लाह। ये जो आपने पहले बात की ना जी कहाँ से लगा, इसीलिए हम ये कहते हैं कि एहतियात बहुत ज़रूरी है। जितनी भी मैक्सिमम आप मास्क पहने, डिस्टेंस रखें, अपनी सफाई रखें, हाथ धोएं, और अगर ये करते रहें तो फिर इम्कान कम हो जाता है। मैं भी कर रहा था लेकिन इसके बावजूद हो गया। आप जाहिर है आपका मनसब ऐसा, जिम्मेदारियाँ आपकी ऐसी, और फिर उसमें आपको जाहिर है एक्टिव रहना पड़ता है जी। तो ये सारा मामला रहा। अब सर हमें बताइएगा, ये जो हम 24 घंटों के दौरान के जो फिगर्स हमारे सामने आए, ये बहुत हौसला अफजा है, बहुत उम्मीद अफजा है, लेकिन हमें रुकना नहीं है सर, एहतियात का दामन छोड़ना नहीं है। एब्सोल्युटली जी। 2-3 चीज़ें इस सिलसिले में बहुत ज़रूरी करने की हैं। पहली बात ये कि इसमें हमें पूरे एतमाद होना चाहिए और किसी किस्म
का कोई शक नहीं होना चाहिए कि वाकई डिक्लाइन हो रही है। जो लोग ये शक की बात करते हैं ना जी, चूंकि टेस्ट कम हो गए हैं तो इसलिए ये सब कुछ कम हो गया है, ये सही नहीं है टेक्निकली। चूंकि जो पॉजिटिविटी रेशो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो डेथ्स का डेटा है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इन दोनों में बेइंतहा डिक्लाइन है हर सूबे के अंदर। लिहाजा एक तो इसके बारे में बिल्कुल कोई हमें शक व शुबे से बाला होके इसके ऊपर इसको एतमाद से लेना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। डॉक्टर साहब, नंबर दो, जी प्लीज। नंबर दो ये है जी कि इस डिक्लाइन कम होने का मतलब हरगिज ये नहीं लेना चाहिए कि ये खत्म हो गई। एक तो ये कि दूसरे मुल्कों के तजर्बात को सामने रखते हुए ये किसी वक्त भी दोबारा बढ़ सकती है, नंबर वन। नंबर टू, लोगों के अंदर ये ख्याल पैदा हो जाता है कि चूंकि अब ये डिक्लाइन शुरू हो गई है तो लिहाजा एहतियात की जरूरत नहीं, तो इसलिए पहले से मैं समझता हूँ कि ज्यादा एहतियात की जरूरत है। सही। और इसीलिए जो आपका अगला पॉइंट था कि जो ईद आ रही है इसके लिए हम बहुत ज्यादा मुतफिक्र हैं और बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, और डेली पिछले कई हफ्तों से तकरीबन रोजाना की बुनियाद के ऊपर प्रोविंसेस के साथ प्लानिंग कर रहे हैं, और वो SOPs जारी किए हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसकी तफसील आपको बताऊंगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आ रहा है, और अल्लाह करे कि हम बहैसियत पूरी कौम इसके साथ सही तरीके से जिम्मेदारी के साथ इंफरादी सतह पे भी और इज्तिमाई सतह पे भी। हुकूमतें एक हद तक काम कर सकती हैं, जब लोग उनके साथ मिलकर काम ना करें उस वक्त तक चीज़ें नहीं हो पाती। और सर, जो आप जिन तफसीलात का आप तस्करा कर रहे थे कि जो स्टेप्स आप लोग लेने जा रहे हैं, ख़ास तौर पर ईद ही को देखते हुए, लोगों की अवेयरनेस को देखते हुए, कोरोना को डिफीट करने के लिए, सर प्लीज़ वो भी बताइए। जी, उसमें जी चंद एक बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। पहली बात तो ये जी कि इस तरह के जो फैसले होते हैं वो कौमी सतह पे होते हैं, उसमें हर तरह की कंसिडरेशन, जज्बात, जो पर्सपेक्टिव्स हैं मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के, उनको ऑन बोर्ड लिया जाता है। हमारे सदर साहब जो हैं, सदर आरफ अलवी साहब, उन्होंने खुद इसको लीड किया और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मशवरे के बाद एक SOPs बनाए। अब उन SOPs में जो चंद जो बहुत अहम चीज़ें हैं, वो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ना जी ईद पे। एक तो ये है कि ईद की नमाज होती है, दूसरे इस ईद पे कुर्बानी होती है और घरों में कुर्बानी की जाती है, और तीसरे ये कि जानवर बेचे जाते हैं। अच्छा, ईद की नमाज के हवाले से तो जो हमारे ईद उल फितर पे SOPs थे लगभग तकरीबन वही हैं उन पे, लेकिन इन्फोर्समेंट ज़्यादा सख्ती से होगी। पिछली दफ़ा भी ईद की नमाज की वजह से हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था। दूसरी चीज़ ये है कुर्बानी। कुर्बानी के लिए हम ये कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए कि इज्तिमाई कुर्बानियाँ की जाएँ, और जो सोशल अदारे हैं, मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, इनके हवाले ये काम किया जाए, उनको पैसे दे दें लोग और वो उनकी कुर्बानियाँ करें एक जगह के ऊपर, ताकि कम अज़ कम उसकी वजह से इंटरेक्शन हो। तीसरी चीज़ है मंडी मवेशियाँ, और वो सबसे बड़ा मसला है, और उसके लिए फिर हमने एक बड़ा जामे प्लान तरतीब दिया, और उसमें पहली बात तो ये कि 100% पाबंदी लगा दी कि शहरों के अंदर मंडी नहीं लगेगी। यानी कि शहरों के अंदर जो छोटी छोटी मंडलियां सी बन जाती हैं ना, ईद से ज़रा पहले लोग जानवर ले आते हैं और लोग, उससे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो जाती है। लिहाजा कंप्लीट बैन ऑन मंडी मवेशियाँ, कैटल मार्केट्स इनसाइड द सिटीज़। तो होगा कैसे? होगा ऐसे कि शहरों के बाहर जो बड़ी मंडियाँ लगाई जाएंगी, और उन बड़ी मंडियों को भी तोड़ के छोटी छोटी मंडियों में कोशिश की जाएगी कि उनको करें ताकि जमघटे ना लगे लोगों को। अच्छा, फिर जब वो मंडी लगे तो उसमें फिर हमने कैसे एहतियाती तदाबीर का नफाज करना है। लोग मास्क पहने, लोग सोशल डिस्टेंस रखें, वहाँ पे सैनिटाइजर्स हों, वहाँ पे मास्क भी अवेलेबल करें लोगों को। कोई बंदा मंडी मवेशिया में एंटर ना हो सके अगर उसने मास्क नहीं पहना हुआ, और वहाँ पे तमाम ये जो सहूलियात हैं वो दीजिए। हमने तो NCOC के ज़ेरे तहत इस हद तक गए हैं कि हमने एक मॉडल मंडी का, यानी एक ग्राफिक बना के सूबों को भेजा है कि इस तरह उसकी एंट्री होनी चाहिए, इस तरह उसकी एग्जिट होनी चाहिए, इस तरह अपने एहतियातें करनी। उम्मीद ये है कि इन सारी चीज़ों का जो इज्तिमाई असर है, शायद उसकी वजह से हम सूरत हाल को खातर खा काबू इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, लेकिन एक सर्वे से मुतालिक मैं आपका कमेंट लेना चाहूँगा। NIH की तरफ से एक सर्वे किया गया इस्लामाबाद में, I'm श्योर आपकी नज़र से गुजरा होगा, जो 7 इलाकों में एक सर्वे किया गया, और उससे मुतालिक सर उनका एस्टिमेट है
कि इस्लामाबाद में 2,90,000 कोरोना पॉजिटिव केसेस हो सकते हैं। जिस तरह का उन्होंने सैंपल लिया है उससे उन्होंने इसको एंटिसिपेट किया है। ये जो सर्वे है जी, ये बिल्कुल सर्वे हुआ है, इसे सीरो प्रेवलेंस सर्वे कहते हैं। ये सर्वे की फाइंडिंग्स अभी हम इनके ऊपर फर्दर इनका एनालिसिस कर रहे थे कि ये किसी वजह से मीडिया के अंदर चली गई। ये अभी नहीं जानी चाहिए थी क्योंकि हम अभी इनका रिव्यू कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये इसको लोग गलत समझते हैं। जो है ना जी कि लोगों का एक्सपोजर टू द वायरस और उसकी डिटेक्शन वो होती है सीरो प्रेवलेंस सर्वे के साथ, जिसके अंदर एंटीबॉडीज को देखा जाता है। जो पीसीआर टेस्ट होता है उसमें वायरस इटसेल्फ को देखा जाता है। ठीक। अच्छा, अब ये जो सीरो प्रेवलेंस है, इसका मतलब ये होता है कि ये लोग एक्सपोज तो हुए हैं वायरस से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये सारे पॉजिटिव है और ये सारे मरीज है। ये एक बहुत बुनियादी नुक्ता है। एक्चुअली अगर आप मेरे से पूछें तो जितने ज्यादा लोग सीरो पॉजिटिव हों और वो साइन सिम्टम्स उनको ना हों और वो ट्रांसमिट ना कर रहे हों डिजीज को, तो ये तो अच्छी बात है, इसलिए कि इनके अंदर इम्यूनिटी आ गई अगेंस्ट दिस वायरस। सही। तो इसको सही तनाजुर में देखना समझना बहुत जरूरी है। अदरवाइज इट क्रिएट्स पैनिक। सिंपल सी बात लोग कर देते हैं जी, इतने मरीज हो गए। ठीक है, ये दुरुस्त बात आपने की और आपने एक्सप्लेन कर। सर एक बात और, सर जब से कोरोना आया हमने मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ हालात देखे, यानी ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए सिंध में, लेकिन डेथ रेशो हमने देखा केपी का बहुत ज़्यादा था। सर आज हम किस जगह पर खड़े हैं? अगर मैं कहूँ कि मुझे इस तरीके से बताइए किस सूबे ने सबसे ज़्यादा काम किया, जहाँ पर आप कह सकते हैं वफाक में बैठ के कि अच्छा इस सूबे की तरफ से बहुत अच्छा काम हुआ, कि जहाँ हालात बहुत बुरे थे वहाँ हालात बहुत चेंज हुए? देखिए जी, पहली बात यह है कि जो मुख्तलिफ सूबों में का आपने कहा कि मुख्तलिफ तरीके, तो ये बड़ी समझ में आने वाली बात है क्योंकि ये मुख्तलिफ सूबे हैं, मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट हैं, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स हैं, मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बड़े एतमाद से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से रोज़ाना NCOC में बैठ के और क्या कहते हैं सिंस मार्च आपको कि हमने काम तो जनवरी से शुरू कर दिया था। वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच विद प्रोविंसेस। मैं नहीं समझता कि किसी भी प्रोविंस ने किसी मेहनत करने में कोई कमी की है या उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई कमी की है। अपनी अपनी समझ, वसाइल और प्लान्स के मुताबिक उन्होंने किया। हमने NCOC में कोशिश ये की कि इसको एक नेशनल एफर्ट या जो एक कौमी जो एक कोशिश है उसके तहत इसको करें, ताकि उसके अंदर स्टैंडर्डाइज हो सकें चीज़ें, पॉलिसीज एक हों, कोऑर्डिनेशन बेहतर हो। तो उसकी वजह से फिर बहुत फ़र्क पड़ा। मैं बिल्कुल सिंगल आउट नहीं करना चाहता किसी भी एक सूबे को कि उसने ऐसे किया और ऐसे किया। मैं ये समझता हूँ, और हमारी मीटिंग्स के अंदर जब हम चीफ सेक्रेटरीज और चीफ मिनिस्टर्स के साथ जब भी बैठते हैं तो हमारी फीलिंग यही होती है कि एवरीबॉडी इज डूइंग देयर बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच सर। आप इस सिलसिले में हमारे साथ थे, बात कर रहे थे। कोरोना को आप भी शिकस्त माशाल्लाह से, और आप कह रहे हैं कि अभी भी आइसोलेशन में हूँ, अभी भी एहतियात कर रहे हैं, अभी भी बहुत ख्याल कर रहे हैं, लेकिन जैसा उनका मनसब है उनको एक्टिव तो रहना पड़ता है। और लाख एहतियात के बावजूद अगर डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को कोरोना हो सकता है तो किसी को भी हो सकता है। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की कि जिन्होंने कोरोना को डिफीट दी। उनमें एक नाम जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब का भी है। उन्होंने भी पहले भी बहुत एहतियात की और अभी भी वो बहुत मोहताद हैं माशाल्लाह से। सेहत भी उनकी बहुत बेहतर है। तो अब हम कोशिश करते हैं कि हम उनसे बात करें, लेकिन मामला रहेगा भारत का, भारत के रवैयों का, पाकिस्तान के किरदार का। हम पाकिस्तान बार बार ऐसे रवैये का इजहार करता है कि जिसके बाद आलमी दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाती है कि तरीक़ा तो यही है अमन के रास्ते पर चलने का, सिफारतकारी करने का। लेकिन बार बार फिर एक आम पाकिस्तानी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या पागलपन की कोई इंतहा है? सरहद पार बैठे भारत में जो बढ़ता चला जा रहा है ये रवैया, ये तशद्दुद, ये जुल्म, कोई इंतहा है सबकी? अब क्या हुआ है जी?
मक्कार भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जंगबंदी अपील की धज्जियां बखेरी। कोरोना वबा के बावजूद लाइन ऑफ कंट्रोल की सिविल आबादी पर गोलाबारी की गई, निशाना बनाया गया। मकबूजा वादी में देखिए आग और खून का खेल जारी है। गैर मुल्की मीडिया और यूएन मिलिट्री मिशन को भी LOC मुतासरीन से मिलने की इजाजत न दी। और फिर पाकिस्तान का रवैया, जिसकी मैं बात कर रही थी, यहाँ गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदे हक़ाइक़ का जायजा लेने के लिए पहुंचे लाइन ऑफ कंट्रोल पर। हमने अपना किरदार अदा किया बड़े बेहतर अंदाज में, बड़ा आगे बढ़कर। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमको ज्वाइन कर चुके, अब हम इस सिलसिले में उनसे बात करते हैं। शाह साहब गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे भी जानना चाहेंगे आपकी सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक हुआ। मैंने तो पहले ऐलान कर दिया था कि शाह साहब अपना ख्याल रखते हैं माशाल्लाह से। ज़बरदस्त। शाह साहब, आप जिस मामले का किरण जिक्र कर रही हैं, ज़ाहिर है वो कश्मीर की बात है। वो जिस तरह मुबस्सिर मिशन को कहते हैं कि हम आपको दिखाएंगे, लेकर जाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल, वहाँ पर शहरी आबादी को जिस तरीके से भारत निशाना बनाता है, और इस साल सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ हुई और हमने ये दिखाया, बार बार इस बारे में बात की। शाह साहब मुझे बताइएगा कितना अहम ये दौरा था और इससे कितना फ़ायदा होगा पाकिस्तान के मौक़िफ़ को? यकीनन ये दौरा अहम था, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इंडिपेंडेंटली अपनी राय कायम करते हैं, लिखते हैं और इंटरनेशनल ऑडियंस को बाखबर रखते हैं। अब देखिए, एक दोहरा मयार आपके सामने आ गया। एक तरफ पाकिस्तान छुपाने को कुछ नहीं है तो कहते हैं, दावत देता है, आइए आके देखिए, आज़ाद कश्मीर के हालात भी देखिए और उनका मवाजना कीजिए मकबूजा कश्मीर के हालात से। क्या भारत मकबूजा कश्मीर में इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को, ऑब्जर्वर्स को वहां जाने की इजाजत देता है? देगा? न देता है, न देगा। क्यों? इसलिए कि वो लोगों से हकायक छुपाना चाहता है और हमें हकायक बताने से कोई खौफ नहीं है। चुनाचे हम ले गए, हमने दिखाना ये था कि भारत मुसलसल सीज फायर, लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर की खिलाफ वर्जियां करता चला आ रहा है और बिलखुसूस पिछले एक साल में तो उनकी शिद्दत में बेपनाह इजाफा हुआ है। निशाना बनाते हैं वो मासूम निहत्ते शहरियों को, फौज को टारगेट नहीं करते, आम शहरियों को टारगेट करते हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार रहते हैं। हमारी मुश्किल ये है कि दूसरी तरफ जब हम रिटेलिएट भी करना चाहते हैं तो हमें आबादी का ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि हमें कश्मीरियों का एहसास है। दूसरी तरफ जो लोग बसते हैं उनके भी जज्बात जो हैं वो उनके दिल भी पाकिस्तान से धड़कते हैं, तो हम हरगिज उनको निशाना नहीं बना सकते जो हमारे लिए नरम गोशा रखते हैं। चुनाचे हम उनकी पोस्ट को टारगेट करते हैं, निहत्ते लोगों को नहीं करते। अब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने बरमला जब ये कोरोना का वायरस दुनिया में फैला, कोविड-19 की सूरत हाल को सामने रखते हुए उन्होंने अपील की। उन्होंने कहा जितने दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, बिलखुसूस मकबूजा कश्मीर, इस पर सीज फायर किया जाए ताकि लोगों को आसानी पैदा हो और हम मिलकर जो उनकी सेहत और उनकी भलाई के लिए कोशिशें करें। भारत ने ऐसा नहीं किया, जितनी रिस्ट्रिक्शंस थी बरकरार रखी और आज भी एक साल हो गया है मुसलसल वो एक मिलिट्री सीज की कैफियत में है। हर 8 कश्मीरियों पर एक भारतीय फौजी तैनात है। इतनी दुनिया में मिलिट्री कंसंट्रेशन जो है, डिप्लॉयमेंट कहीं नहीं है जो आपको मकबूजा कश्मीर पे दिखाई देती है। अब बात ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने ऑब्जर्वर्स भी तैनात कर रखे हैं। उन ऑब्जर्वर्स का मकसद क्या है जो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स है? ताकि पीस एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करे। इन्होंने उनकी एक्टिविटीज को महदूद कर दिया है, उनको बाहर निकलने नहीं देते। हमारे यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, वो उनको महदूद करके रखते हैं ताकि वो सही रिपोर्ट ना कर सके। तो वो अक़वाम मुत्तहिदा जिसकी जिम्मेदारी है वहाँ पीस एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करना, उसके हाथ भी बांध देते हैं। सेक्रेटरी जनरल अपील करते हैं, उन्हें भी मौका नहीं देते, सिविलियंस को टारगेट करते हैं। इंशाअल्लाह पीर के रोज अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली के सदर पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और मेरी उनसे 2 तरफा मुलाकात होगी। तो जो नई मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है, मैं
उन्हें एतमाद में भी लूंगा और पाकिस्तान का मौक़िफ़ उनकी खिदमत पे पेश भी करूंगा। सर ये तो एक मामला हो गया। अब प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा ये बताइएगा, ये हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में कोरोना से बड़ा डैमेज हुआ, वहाँ पर बहुत लोगों की जानें गई, तो वज़ीर आज़म का वहाँ पर टेलीफोनिक राबिता होना और फिर उसके बाद में ये सारी की सारी उनकी बहुत पॉजिटिव बातें होना, उनको दावत देना। सर एक तो ये कि पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ में ताल्लुकात, दूसरा ये कि ये ख़ित्ते के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि दो ममालिक इस तरह से आए, और फिर तीसरे ये कि भारत को इस पर भी तकलीफ़ रही है। पिछले हफ्ते से अब तक हमने यही देखा सर। देखिए, बांग्लादेश के साथ हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं हमें माजी की तलखियों को भुलाकर मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। जो हकीकत है उसको आपने भी तस्लीम कर लिया, हमने भी तस्लीम कर लिया। आइए मिलकर देखें इस खित्ते की बेहतरी के लिए। हम सार्क का फोरम है और फोरम्स हैं, कनेक्टिविटी है, टूरिज्म है, ट्रेड है, किस तरह हम बेहतरी ला सकते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। हमने एक नया सफीर भी वहाँ तैनात किया है और एक अच्छा जिसे कहते हैं ना, एक फाल डिप्लोमेट वहाँ भेजा है, और इरादा यही है और कोशिश यही है कि ढाका के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करें। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि भारत का बतदरीज अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात बिगड़ रहे हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात उनके जब से ये सरकार आई है आरएसएस हिंदुत्व सोच वाली, तो बहुत बिगड़ गए। चीन के साथ आपने देखा अभी हालिया जो स्टैंड ऑफ हुआ है, ताल्लुकात बिगड़ गए। नेपाल के साथ आप देख रहे हैं ताल्लुकात बिगड़े हुए हैं और बिगड़ते चले जा रहे हैं। बांग्लादेश के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन जो बंगालियों के साथ सलूक किया जा रहा है कलकत्ता में, और वहाँ जो एनआरसी और जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की जद में उनको लाया गया है, उससे हमें जिसे कहते हैं ना, एक अनकंफर्ट दिखाई दे रहा है। तो आप देखें श्रीलंका की कहानी आपके सामने है। बतदरीज वो अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात, अपनी जो अखंड भारत और हिंदुत्व सोच के बलबूते पर बिगाड़ता चला जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होते चले जा रहे हैं। हत्ता कि आपने देखा कि चाबहार से अब ईरान ने भी उनको वहां से रफू चक्कर किया और कहा कि हम ये प्रोजेक्ट, वो तो उनकी इन्वेस्टमेंट ही डूब गई शाह साहब। इंडिया की सारी कोशिशें तो नाकाम होती हैं, इन्वेस्टमेंट भी डूब जाती है। लेकिन मुझे बताएं शाह साहब, जितनी कोशिशें पाकिस्तान की अपने हालात बेहतर करने की हैं और अपने ताल्लुकात बेहतर करने की हैं, और जो खत्ते में इस वक्त हो रहा है, जो इंडिया कर रहा है, उससे लगता है कि आइंदा आने वाले सालों में इंडिया जो आइसोलेट हो जाएगा, बल्कि इंडिया टुकड़े टुकड़े भी हो जाएगा, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स वहाँ पे हम देख रहे हैं। देखिए, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स तो नॉर्थ ईस्ट में हैं और काफी सारी हैं। अब वो उनको दबाए हुए हैं, आपके सामने है। अगर इनके जो इक़दामात हैं उन पर कश्मीर के लोग इतने मुतमईन हैं, इतने खुश हैं, तो फिर इतनी फौजकशी की जरूरत क्या है? फिर इस दबाव की और इस घुटन की जरूरत क्या है? खोलिए, लोगों को आने दीजिए, जाने दीजिए। इंटरनेट सर्विसेज और आपने जो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट किया उसको खत्म कीजिए, तो जाहिर हो जाएगा हकायक का। नंबर 1। नंबर 2, देखिए इनके पूरे खित्ते के साथ जो रवैया है वो अच्छा नहीं है, और आप उसके असरात देख रहे हैं। उसके असरात पूरे खित्ते पर पड़ रहे हैं। और उनका जो डिजाइन था, भारत का डिजाइन था पाकिस्तान को आइसोलेट करना, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें नाकाम हुए। 1 साल के अंदर वो भारत जिसका उन्होंने एक शाइनिंग इंडिया का एक इमेज बनाया हुआ था, डूमिंग इंडिया में कन्वर्ट हो गया। उसका बेड़ा गर्क हो गया है। और आज इंडिया का जो इंटरनेशनल इमेज जितना बर्बाद आज हुआ है, दिल्ली का जो मैसेकर है और जो दिल्ली के हालात हैं, जो अभी उन्होंने मुसलमानों को निशाना बनाया, उसको आप सामने रख लें, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को सामने रख लें, मकबूजा कश्मीर की कैफियत को सामने रख लें, एनआरसी को सामने रख लें, और अब जो कोविड पर जो उन्होंने
मिस हैंडल किया है। इस वक्त जिस तेजी से कोरोना वायरस हिंदुस्तान में फैल रहा है और एग्जैक्टली उन्हें चाहिए फोकस उस पर करें, ये इस वक्त जरूरत इसी बात के फोकस उस पर करें। शाह साहब, ये तो हमने बात कर ली जो इस वक्त रीजन में हो रहा है, जो इस वक्त भारत कर रहा है। एक आखिरी बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, वो आपसे मुताल्लिक है, क्योंकि सर कुछ इल्ज़ामात आप पर लगाए गए और वो इल्ज़ामात आप ही के एक MNA अहमद हुसैन साहब की तरफ से लगाए गए थे, और सर पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी ने उनको क्लीन चिट दी। इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि बच्चगाना चीज थी, वो इतनी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू है कि उस पर कमेंट करना भी वक्त का ज़िया होगा। डिसिप्लिनरी कमेटी ने उनको शो कॉज नोटिस दिया और उनको वार्न किया है कि ये आपने नामुनासिब बातें की हैं और आइंदा इनको मत दोहराइएगा। ठीक है, उन्होंने अगर गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर किया है तो मैं तो एक जिम्मेदार पोजीशन पे हूँ और मेरा बैकग्राउंड सब लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरी सेहत पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। खुदा करे अल्लाह उनको उनकी फ्रस्ट्रेशंस को दूर करे और अल्लाह को शऊर अता फरमाए। शाह साहब, मतलब क्लीन चिट तो नहीं मिली है ना उनको, वार्निंग मिली है। बात यह है, जब बात में कोई चीज कोई उसमें कोई माने नहीं है, उसमें कोई हकीकत ही नहीं है। देखिए बात क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि जी शाह महमूद जो हैं वो पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं और वो इमरान खान के खिलाफ साजिश में मुब्तला है। अरे भाई, अगर साजिश में मुब्तला हूँ तो फिर तो इमरान खान साहब का नोटिस लेना चाहिए, ठीक है ना। इमरान खान साहब तो मुझे अपने मतलब कुर्बत में रखे हुए हैं, तो ये इतनी ऐसी बात है कि कोई उस पर हंसता है। अच्छा, और खुदा वो आपने हंस के जवाब दे दिया। मजाक उड़ा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। आप हमारे साथ थे, सिलसिले में बात कर रहे थे, और चूंकि अब हम रहे हैं मुल्क की सियासत की तो फिर आगे बढ़ना भी पड़ेगा। PTI के अलावा दीगर पार्टीज का तस्करा भी करना पड़ेगा। और अब मैं बात करने जा रही हूँ तीर की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ, उनके जुमले बहुत मशहूर हो रहे हैं, लेकिन आजकल वो जो मास्क है ना, मैं इसे मैचिंग मास्क नहीं कहूँगी, क्योंकि ये अट्रैक्शन जो है ना सारी की सारी, ये डिफरेंट होने की वजह से भी इसकी तरफ आ रही है, लेकिन इसका जो ज़्यादा क्रेडिट है ना वो कल्चर को जाता है। पहले उन्होंने सिंधी अजरक के जैसा मास्क था वो पहना था, अब जो है ना सकाफत के ये रंग देखिए, ये मुल्तानी मास्क कहिए, सरकार इसको सराइकी कहिए, है मुनफरिद खूबसूरत। और जब वो इसको उन्होंने इस्तेमाल किया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, सवाल भी हुआ, फिर उन्होंने जवाब भी दिया। स्टाइल का स्टाइल है, असल में वो प्रमोट कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनना है भाई। एनीवेज एक ब्रेक लेते हैं। मेरा ठीक है। वेलकम बैक। कार सर्विस तो सुना, मोटरसाइकिल की सर्विस भी सुना, लेकिन ये वो सीजन है जब जानवर की सर्विस होती है। जानवर को लेकर जाते हैं, कहते हैं जरा धुला के ना, जरा अच्छा सा निखार के लेकर आओ, इसको नला धुला के दे दो हमें, तो नया नकोर कर दो। लोग मवेशियों को जनाब लेकर जाते हैं और फिर ये सर्विस स्टेशन है इसीलिए, तो यहाँ जानवर आते हैं कैसे और फिर जाते हैं कैसे, वाह, खुर्शीद आलम बताएंगे। सर्विस स्टेशन तो बहुत से आपने देखे और सुने होंगे जहां पर गाड़ियों की धुलाई होती है, लेकिन लियाकताबाद में एक सर्विस स्टेशन ऐसा है जहां गुज़िश्ता 7 साल से एक खास किस्म की रवायत बरकरार है, और वो है जानवरों को नहलाया जाना। कुर्बानी के जानवरों को यहाँ नहलाते हैं और शेख सगीर मोहम्मद इस वक्त ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हम आपको थोड़ी देर के बाद मिलवाएंगे उन लोगों से कि जो अपना जानवर यहाँ पे लेकर आते हैं और अपना जानवर नहलवाते हैं, और फिर हम मालूम करेंगे खुद सगीर साहब से भी कि वो ये काम क्यों कर रहे हैं। पहले हम चलते हैं उस शख्स के पास कि जिसका ये जानवर है। यहाँ पर हमारे 100 रुपये लगते हैं। ये कि गली में हम लोग नहलाते थे तो काफ़ी पानी जमा हो जाता था, तो यहाँ पर हम लोग अपना जानवर लेकर आए थे। ये कि अच्छा खासा साफ हमारा जानवर हो जाता है,
सहूलत नहीं है, गलियां तंग हैं, फिर पानी की सहूलत नहीं है, यहाँ आसानियाँ हैं तो इसलिए यहाँ ले आते हैं, तो जानवर यहाँ सहूलत से नहा लेता है। सर ये एक्चुअली मेरा काम है स्टेशन का गाड़ी सर्विस करने का, लेकिन मैं हर अपने जानवरों को जो है जहाँ पे लाके सर्विस करता था हर साल बकरीद में, तो मेरे जानवर को देख के लोग आना शुरू हो गए, तो फिर मुझे तो जानवर से बड़ा शौक है, तो फिर मैंने ये सारा काम जो है फी सबिलिल्लाह शुरू कर दिया कि कुर्बानी के 10 दिन जो हैं ये मैं जानवर 100 रुपये में सर्विस करता हूँ मैं। इसके अंदर मेरी मेहनत होती है बस, और मैं 100 रुपये जो लेता हूँ वो सिर्फ बिजली के बिल के और शैम्पू के होते हैं। कराची में ऐसे बेशुमार सर्विस स्टेशन हैं जहाँ पर आप अपनी गाड़ियों को ही नहीं बल्कि कुर्बानी के जानवरों को लाकर भी नहला सकते हैं, क्योंकि गर्मी सिर्फ इंसानों को ही नहीं जानवरों को भी लगती है। कैमरामैन कासिम रईस के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। तो गाय का सर्विस स्टेशन तो हमने आपको दिखाया, लेकिन मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कोशिश करें कि घर में ख़ुद अगर अपना जानवर नहला धुला लें, क्योंकि इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो दिस कुड हर्ट योर एनिमल। एनीवेज़, ये तो हमने सर्विस स्टेशन की कहानी आपके सामने रखी थी। अब बात कर लेते हैं एक ऐसे ज़बरदस्त बकरे की कि जिससे मिलने का शौकीन है हैदराबाद में, स्पेशली जाते हैं उनसे मिलने के लिए, तो क्या खासियत है इनकी और नुमाइंदा समा ने उनसे कैसे बात की आपको दिखाते हैं जनाब। क्या नाम बादल है, इनकी शानबाज ये बोलता ही है। इस पर हमने बहुत मेहनत की है, ये बड़े नखरों से लाड प्यार से पला है। ये तो कुछ भी नहीं। मैं आपको एक ऐसे बकरे के बारे में बताती हूँ जो जूस पीता है। हैदराबाद में एक ऐसा बकरा है जिसके बड़े नखरे, बहुत नाज उठाए जाते हैं और इन्हें जूस पेश किया जाता है। पवन कुमार की तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरियों ने मवेशी मंडियों का रुख करने के साथ साथ जो है बाड़ों का भी रुख कर लिया। हैदराबाद की जो मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर बड़ी तादाद में शहरियों की ख़रीदारी करने के लिए आ रहे हैं और जो मुख्तलिफ खूबसूरत तरह तरह के जानवर हैं वो भी लाए गए हैं। तो हैदराबाद में एक ऐसे बाड़े पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर मेरे एक अकब में खूबसूरत और नायाब नस्ल का बकरा है। तकरीबन 2 मन से ज़्यादा जो इसका वज़न है और इसकी जो कीमत है वो 2 लाख रुपये रखी गई है। मालिक ने जो है ऐसे जो है नाज नखरों के साथ पाला है, पूरा साल इस पर जो है बड़ी मेहनत की। अगर इसकी बात की जाए इसकी खसूसियत क्या है तो इस कि मैं आपको बताता चलूँगी। इसकी जो ख़ास बात ये है कि ये तो पानी तो पीता ही पीता है, मगर उसके साथ जो है फ्रेश जूस पीता है। अगर फ्रेश जूस नहीं दिया जाए तो ये पानी नहीं पिएगा। और इसका जो चारा है वो भी एक आला किस्म का जो है चारा इसका रखा गया, जो ख़ास चारा है जो दीगर जानवरों को दिया जाता है वो नहीं है। इसका जो इसके लिए जो है ख़ास चारे का इंतज़ाम किया जाता है। तो अब देखना ये है कि ये जो खूबसूरत नायाब नस्ल का जो बकरा है किस खुशनसीब शख्स के जो है हाथों लगता है। जी पवन, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कुर्बानी के लिए जानवर जिन्होंने ख़रीद लिया वो अब ज़रा ये सोच रहे हैं कि पहले से बुकिंग करा लें कि कसाई टाइमो टाइम आए और ये काम निपटाए। लेकिन अब मसला ये है कि अभी भी जब कॉल की जाती है, राबता किया जाता है, तो कसाईयों का जवाब आता है कि भैया पहला तो सारा दिन हो गया है बुकिंग क्लोज, अब आपको सेकंड डे का कोई स्लॉट मिल सकता है। यानी कसाईयों के नखरे आसमान से बातें कर रहे हैं। इसी पर अब्दुल अहद ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। पहले दिन तो टाइम नहीं है यार, दूसरे दिन हो सकता है। चले शादी दूसरे दिन कर देना भाई, 5000 रुपया लगेगा। ज़्यादा है, थोड़ा कम करें शादी। नहीं, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल मुनासिब है। ईद कुर्बान या कसाईयों की ईद, चांद नजर आने से पहले ही एडवांस बुकिंग बंद। फैसलाबाद में कसाई इमरान की दुकान पर रश लग गया। पहले दिन बड़ा जानवर 15,000, जबकि बकरा ज़िबा करने के दाम 7,000 रुपए। 15-16 साल से काम कर रहा हूँ। जो बड़े के जानवर होता है ना, तो जानवर के जो वेट है, वेट के हिसाब से 10 से 15,000 रुपये पहले दिन का लेते हैं, दूसरे दिन लेते हैं 8 से 10,000, तीसरे दिन 5 से 8,000 रुपया लेते हैं। जानवर के बाद कसाईयों की तलाश में फिरते शहरी भी कसाईयों के बढ़े रेट से परेशान। मैं मार्केट में गया था तो किसी कसाई के पास पहले दिन की बुकिंग नहीं है, फुल हैं सारे। मैंने अपने मेहमानों वगैरह को दावत दी थी पहले दिन की। रेट्स के अंदर 1000 और 2000 के अंदर फ़र्क आया है काफ़ी। इस दफ़ा बढ़ गए हैं तो पिछले दफ़ा कम थे। ईद पर पेशावर कसाब तो एक जानिब, मौसमी कसाबों की भी खूब चांदी होती है।
कसाईयों के कमाई के दिन क्या आए, इन्होंने ईद पर जानवरों की कुर्बानी के साथ साथ शहरियों की जेबों पर छुरियां चलाने की भी ठान ली है। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ अब्दुल्ला हदसामा, फैसलाबाद। तो हम ईद कुर्बा की बात कर रहे हैं, कुर्बानी के जानवरों के नाज नखरे ये सब कुछ आपको बता रहे हैं। ये मामला यहीं पर नहीं रुका, हम इसके ऊपर मजीद रिपोर्ट्स भी आपको दिखाएंगे, कुछ तफसील के साथ बात भी करेंगे। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात है जो पूरी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है, वो क्या है भला? सबके बच्चों को तालीम का हक़ मिले, पूरी तरह से मिले, और अगर अवामी नुमाइंदे इसका ख्याल रखें और ये बात करें तो बेहतरीन होता है। सबको यकसा सहूलत मिलनी चाहिए, तर्ज़ ज़िंदगी सबका बेहतर होना चाहिए, और अगर कोई ये डिमांड करे कि इसको यकसा होना चाहिए, ख़ास तौर पर तालीम, ये बुनियादी हक़ है बच्चों का, ये यकसा होनी चाहिए, सारे बच्चों के लिए होनी चाहिए, और इसकी बड़ी जिम्मेदारी अवामी नुमाइंदों पर है। ऐसा कहा रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान ने खिताब करते हुए। उन्होंने कौमी असम्बली में करारदाद भी पेश की जिसमें अवामी नुमाइंदों के बच्चे सरकारी स्कूल्स में पढ़ाएँ, अवामी नुमाइंदों की फैमिलीज़ को इसका पाबंद बनाएं, सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं। बहुत कुछ उन्होंने कहा, बहुत ऐसी बातें उन्होंने की कि जिससे आम आदमी ने रिलेट किया, आम आदमी को लगा कि शायद कोई है जो हमारे बारे में सोच रहा है। तो पहले हम ज़रा आपको दिखाते हैं कि उन्होंने कहा क्या था, फिर इसके ऊपर उन्हीं से मजीद बात करते हैं। स्पीकर, जिसके लिए मैंने रेजोल्यूशन भी सबमिट कराई है, मैं चाहता हूं यहाँ जितने गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, हम सब जो MNAs हैं, हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन दिया जाए, हमें पाबंद किया जाए कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में हो। तो बात ऐसी है कि जो लोगों के दिल को लगी, लेकिन मामला ऐसा है कि आप बात करें और फिर उस पर इम्प्लीमेंट कैसे करवाएं के बारे में ना सोचें, तो फिर ये सब कुछ अधूरा। आलमगीर खान साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप हमें वक्त दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। ये बताइए, बहुत यकीन कीजिए एक एक लफ्ज़ ऐसा था कि जिसके बारे में एक आम पाकिस्तानी ने सोचा, वाकई सोचा कि ये होना चाहिए। अब बताइए, न सिर्फ ये कि ये बात हो, बल्कि ये प्रैक्टिकली दिखाई दे, ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा? देखिए, अभी तो मैंने रेजोल्यूशन सबमिट कराई है, और ये जो मैंने स्पीच की उसी रेजोल्यूशन के लिए माहौल बनाना था। माहौल से मुराद ये कि लोगों को हाउस को एतमाद में लेना था, और ये होता ये है कि प्राइवेट मेंबर ट्यूसडे को होता है, जिसमें हर मेंबर के जो बिल्स होते हैं या रेजोल्यूशन होती है वो टेकअप होती है बैलेटिंग के ज़रिए। तो मुझे उम्मीद है कि अगले ट्यूसडे जो आएगा उसमें मेरी ये रेजोल्यूशन टेकअप होगी, इंशाल्लाह मेजॉरिटी के साथ करारदाद मंजूर होगी, देन ये लेजिस्लेशन की तरफ जाएगा, और फिर इस पे कानून साजी होनी है, और उस पे यकीनन जो भी वहाँ पे जो लीगल साइड है उसको देखा जाएगा। वो अगले स्टेप्स हैं इंशाल्लाह। आलमगीर खान साहब, ज़ाहिर है वो अगले स्टेप्स हैं, लेकिन मैं रेजोल्यूशन के पास होने पर ही आपसे मजीद बात करना चाहता हूँ। आपके जो बाकी साथी हैं, बाकी MNAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इत्तेहादी जमातों के, वो आपके साथ हैं, वो इस पर आपको वोट देंगे? देखिए, अभी तो मैं इसके लिए लॉबिंग कर रहा हूँ। हम कोई भी बिल लाते हैं तो हमारे इन हाउस भी इस पे मुख्तलिफ राय होती। मैं यही जानना चाह रहा हूँ, ये मुख्तलिफ राय की सर आपने बात की है, कुछ शेयर कर सकते हैं? आपने कहा लॉबिंग कर रहे हैं, अभी तक कितनी लॉबिंग हो गई? कहीं से आपको इसमें रिएक्शन सुनने को मिला कि आपके साथी ने कहा कि नहीं हम इसके साथ नहीं खड़े, फिर आपने उन्हें मनाया हो? नहीं, अभी तक तो कोई रिएक्शन नहीं आया। एक साहब ने मजाहिया कहा कि आपके बच्चे हैं, मैंने बोला नहीं मेरे तो नहीं है, तो कह रहे आप इसलिए कह रहे हैं। मैं बोला जब तक कानून बनेगा बच्चे क्या पोते भी हो जाएंगे। मकसद ये है कि जी मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, देखिए ये तो बेसिक राइट है एजुकेशन, लोग अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपने घर के लिए, जायदाद के लिए, कारोबार के लिए, लग्जरी कार्स के लिए ये कहते हैं मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं टैक्स दे सकता हूँ, दिया नहीं दिया वो छोड़ देती हूँ, मैं ज़कात दे सकता हूँ, तो मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। अब मुझे बताइए इस दलील के आगे आप क्या कह सकते हैं? मैं अपने बच्चों को बाहर पढ़ा सकता हूँ, लेकिन चूंकि आप मुझे पाबंद बना रहे हैं तो मुझे अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाना पड़ेगा। देखिए ये तो बुनियादी हक है ना कि एक बच्चा पढ़े, ये बुनियादी हक है। ये भी एक इंसान का हक है कि वो अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाना चाहता है, वो कहाँ अफोर्ड कर सकता है। इसके ऊपर कुछ सोचा आपने? और अगर आपसे कोई ये बात करे तो आप उसको क्या जवाब देंगे? देखिए, मदीना की फलाई रियासत क्या थी कि अपने आप से शुरू करें, अपनी ज़िंदगी को एक आम आदमी की ज़िंदगी से जोड़े, बेशक जितने बड़े ओहदेदार क्यों ना हो। हमें इस चीज़ का एहसास करना होगा। जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 है, ये क्लियरली कहता है कि ये रियासत की जिम्मेदारी है कि लोगों को मुफ्त तालीम और मयारी तालीम दें।
तो ये अब हमने अपने आप से शुरुआत करनी होगी। और इसके लिए और ये जब तक हम महसूस नहीं करेंगे कि एक गरीब तबका या एक देहात में जो स्कूल है जहाँ गायें बकरी भैंसे बंधी हुई, ना उधर टीचर्स आते ना स्टूडेंट्स आते, और एक बुरा हाल है, बुरा निज़ाम है, तो जब तक हम इस चीज़ को फील नहीं करेंगे तब तक ये बेहतरी नहीं होनी। और इसी वजह से ये प्राइवेट स्कूल्स का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, नई नई फीसें थोप देते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इलेक्शन उस इलाके का मकामी ही लड़ेगा, उस इलाके में जो रहता होगा टिकट उसी को मिलेगा। कोई शख्स बाहर से आया तो उसको क्या पता कि इलाके में क्या हो रहा है। सर ये भी तो देखे ना आप। देखिए ये बड़ा सिंपल है। तो फिर ये पार्टी के ऊपर आ गया। पहले मैंने जो रेजोल्यूशन सबमिट कराई ये सिर्फ MNA MPS के लिए नहीं है, तमाम सरकारी ओहदेदार चाहे वो ब्यूरोक्रेट क्यों ना हो, सबके लिए। और ये सिंपल ऐसे है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाएं। आपने बनाया ना दोहरी शहरियत पे एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया, आपने एसेट्स डिक्लेरेशन पे क्राइटेरिया बनाया, इलेक्शन कमीशन के तहत कवानीन बने उस पे। तो ये भी जरूरी है कि कोई इलेक्शन ही ना लड़ सके जब तक उसके अपने बच्चे सरकारी स्कूल में ना हो। और ये देखें ये इसलिए जरूरी है कि गरीब आदमी की बात हर कोई करता, गरीब आदमी के नाम पे वोट भी लेते हैं, उसके लिए उनका दुख समझते नहीं है। गरीब आदमी की जिंदगी तो जी कर देखे ना, ठीक फिर समझ आएगी। आलमगीर खान साहब एक बात और, आपने अभी आगाज में कहा कि आपने माहौल बनाया, इस रेजोल्यूशन से पहले आपने माहौल बनाया, आपकी तकरीर ने माहौल बनाया। उसमें सर आपने सिंध की बात की, उसमें आपने स्टैट्स शेयर किए, उसमें आपने जिस तरह तरीके से बताया कि इतने स्कूल्स बंद हो गए, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से 1 साल पहले हमने शो किया था सिंध के स्कूल्स बंद होने से मुतालिक। सईद गनी वाज आवर गेस्ट, उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा था कुछ स्कूल्स ऐसी जगह पर बनाए गए थे जहां पर बच्चे हैं नहीं, अगर बच्चे आते नहीं हैं तो वहां पर असातिज़ा को तैनात करने का फायदा नहीं है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के होने का फायदा नहीं है। अगर 2 स्कूल करीब करीब हैं तो उन दोनों को जम कर देना ये हल था, और ये उन्होंने किया। अगर आप नेगेट करते हैं तो प्लीज कोई एग्जाम्पल शेयर कीजिएगा जहां पे आप कह सकें, हमें ऑन रिकॉर्ड कह सकें कि अच्छा नहीं ये वो इलाका है, यहां पर वो स्कूल था जो कि बंद हुआ, यहां पे स्टूडेंट्स थे लेकिन बंद हुआ। देखिए मैंने जितनी ये जो फिगर स्टैट्स शेयर की है ये मेरी अपनी नहीं है, ये इंडिपेंडेंट सर्वेज हैं, एसर के, अलिफ ऐलान के वगैरह, और मौजूद है इंटरनेट। उसी सर्वे पर रिस्पांस लिया था हमने, उनके स्टैट्स हैं नंबर एक। दूसरी चीज ये देखें, सिंध हुकूमत पे गुस्सा इसलिए आता कि ये 30 साल से वफाक और सूबे में बैठे हुए हैं। दूसरे प्रोविंसेस कंपैरेटिवली बहुत बेहतर हैं। अगर आप पंजाब की हाल उठा के देखें बहुत बेहतर है। KPK में इम्प्रूवमेंट की गई है, 1.5 लाख बच्चों को इनरोल किया गया, टीचर्स की अटेंडेंस के लिए सारा प्रोग्राम शुरू किया, वहाँ इम्प्रूवमेंट लाई है। यहाँ ये ढीठ हैं। गुस्सा इसलिए आता कि इन लोगों ने ये सबसे ज्यादा विजनरी और प्रोग्रेसिव खुद को क्लेम करते हैं। आलमगीर खान साहब, आपका पीपल्स पार्टी के हवाले से है, नून लीग से आप लोग खुश हैं, उनके माजी के कामों से खुश हैं? मैं कह रहा हूं कंपैरेटिवली पंजाब में बेहतर है एजुकेशन का निजाम, और पिछली गवर्नमेंट में भी बेहतर था इस्लाम, और सबसे आइडियल इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूल्स प्राइवेट स्कूल से बेहतर हैं। आलमगीर खान साहब ये बताइए, अब बात जो है ना वो बात और करारदाद से आगे भी जाए, आप इसको इम्प्लीमेंट भी करवा पाए, वाकई चप्पे चप्पे कोने कोने पे करवा पाए, इसमें सिर्फ और सिर्फ MNA MPA नहीं आए, इसमें दीगर लोग भी आए, सरकारी अफसरान भी आए, ब्यूरोक्रेट्स भी आए, फिर अब इसके लिए भी कुछ कॉन्क्रीट होना चाहिए, वरना लोग कहेंगे कि आलमगीर खान साहब आए थे, बात की थी और चले गए थे। देखिए मेरा काम है कोशिश करना, और मैं कोशिश करता रहूंगा। जो बात मैं पहले सड़कों पर करता था, इसके लिए मुझ पर FIR बन चुकी है, इसके ऊपर हम वजीर आला हाउस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वही चीज आज अगर मैं ऐवान में लेकर आ रहा हूं तो इंशाल्लाह इसके लिए कोशिश भी करेंगे, और जो भी हम ख्याल लोग हैं उसको साथ जोड़कर इस पर भरपूर जो है ताकत में इसको लेकर आएंगे। और मैं इसके लिए जितनी जो इन हाउस लोगों को जोड़ सकता हूं वो जोड़ूंगा। तो मैं सिर्फ ये कहूं, अल्लाह ने कामयाबी देनी है, मेरा काम है कोशिश करना, और ये जरूरी है कि सिंध की नुमाइंदगी करना। मैं सिंध से इलेक्ट हुआ हूँ, सिंध के हाल को मैंने दुनिया को बताना है जो इन्होंने पिछले 30 साल में हाल किया है। बहुत शुक्रिया रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान साहब, शुक्रिया आप हमारे साथ थे, सिलसिले में बात कर रहे थे। जनाब ये तो हो सकता है कि जो कुछ आलमगीर खान साहब कह रहे हैं आप उस सबसे इत्तेफाक ना करें, उन ऑप्शन से इत्तेफाक ना करें, लेकिन तालीम बुनियादी हक है, इलाके के लोग तरक्की पाएँ और वहीं से पढ़ेंगे
तो हम आगे बढ़ेंगे और वाकई बुनियादी तालीम फ्री भी मिल सकती है और सबको मिल सकती है। उसके बाद इट्स ऑल अबाउट सिस्टम बेहतर करना होगा। और जिस ऐवान की उन्होंने इज्जत की और उसको उन्होंने जमहूरियत पर भरोसा करते हुए इतने बुनियादी राइट को वहाँ पर उठाया है ना, ये बहुत अच्छा था। एग्जैक्टली। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। ज्यादा अच्छा, बहुत अच्छा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन है। पाकिस्तान में बहुत सी इंडस्ट्रीज खुल चुकी हैं। पाकिस्तान में बात हो रही है स्कूल्स खुलने से मुतालिक। पाकिस्तान में गुज़िस्ता रोज़ अगर हम बात करें, सिंध से अच्छी खबर आई थी, पार्क्स खोले गए थे, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज आज भी बंद हैं और उससे वाबस्ता लोग आज भी परेशान हैं, उनके घरों में फाके हैं। और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिस काम का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं ख़ास तौर से आज उसी के ऊपर बात करना चाहूँगी। हमने पूरा प्लान किया है कि हमें ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स इनको खोला जाए, क्योंकि इसमें ये नहीं देखा जा रहा कि किस पैमाने पर सैलून बनाया या पार्लर बनाया। इससे ख़वातीन एसोसिएट हैं बड़ी तादाद में। ये उनके लिए ये एक ऐसा पेशा है, ये एक ऐसा काम है, ये बाइज़्ज़त रोज़गार है। सहूलत के साथ मेहनत करती हैं ख़वातीन, उनका एक क्रिएटिविटी होती है, उनका ये काम है, ज़रूरत है ख़वातीन की। अगर ये सब कुछ बंद रहेगा तो जो ख़वातीन अपने घर से काम कर रही हैं, अपने घर में पार्लर उन्होंने खोला हुआ है, या जो कमर्शियल है, जो बड़े बड़े पार्लर्स हैं, वो सब सफ़र कर रहे हैं। अब सिंध भर के ब्यूटी पार्लर मालिकान और वर्कर्स इसीलिए तो सड़कों पर आए हैं। SOPs के तहत ब्यूटी पार्लर्स को खोला जा सकता है, तो फिर इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही? सरकार हमें काम करने की इजाज़त दे, हम अपनी मुश्किलात हल कर लेंगे। हमें मदद नहीं चाहिए, हमें काम करने की इजाज़त चाहिए। और सिर्फ यही नहीं कि पार्लर इसमें शामिल है, इसमें तो जिम मालिकान भी शामिल हैं, फिटनेस क्लब से एसोसिएट लोग भी शामिल हैं। वो ये कह रहे हैं कि सबको खोला जाए, हम SOPs पर अमल करने के लिए तैयार हैं। ये कोई मार्केट्स नहीं है, ये छोटी बड़ी मार्केट्स नहीं है कि जहाँ पर लोगों का जो है ना वो रश होगा, भीड़ भाड़ होगी और फिर उसके बाद में हम आप पर इल्ज़ाम धरेंगे कि आप लोगों से मैनेज नहीं हुआ। हम कहाँ तक करते? ये लोग खुद तैयार हैं काम करने के लिए, ये लोग खुद तैयार हैं अपने लोगों से, अपने क्लाइंट से कि वो वहाँ पर आए तो फिर वो उनसे इम्प्लीमेंट कराए। ब्यूटी पार्लर और जिम मालिकान इकट्ठा हुई और फिर इन्होंने क्या क्या मुतालिबात रखे हैं, आज हम खास तौर पर इसकी बात करेंगे। और जो किरण प्ले कार्ड्स उन्होंने उठा रखे हैं, जिस तरह एक प्ले कार्ड उस पर लिखा था कि वी आर सिंगल मदर्स, तो इस पर ज़रा सोचिए, वो एक सिंगल मदर अगर अपने बच्चों को पालने के लिए काम कर रही थी, वो मुतासिर हुई है। इसी मामले पर मजीद बात करेंगे। नादिया हुसैन साहिबा अदाकारा हैं, आपने हमें ज्वाइन किया। वी हैव रजा इब्राहिम विद अस, फिटनेस ट्रेनर हैं। आप दोनों को वेलकम कहेंगे। नादिया साहिबा, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। कई माह हो गए, हमने एहतजाज भी देखे, मुशावरत भी होती है। अगर हम SOPs की बात करें तो सैलून्स की तरफ से कहा जाता है कि हम SOPs के तहत काम कर सकते हैं, हमने SOPs बनाए हैं, हमारे पास वो कैपेबिलिटी है कि हम SOPs के तहत काम करें, ताकि जो उससे जुड़े लोग हैं वो उस कदर मुतासर ना हो जिस कदर वो मुतासर अब हो रहे हैं। तो नादिया साहिबा, थोड़ा सा बता सकती हैं इस वक्त सिचुएशन क्या है, टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, कि जब ब्यूटी पार्लर्स बंद हैं, सैलून्स बंद हैं, उससे जुड़े अफराद वो किस कदर मुतासर हैं? क्योंकि जो प्ले कार्ड्स हैं वो पूरी कहानियां सुना रहे हैं। जी बिल्कुल, ये इसमें 5वां महीना अब हो चुका है कि हमारे सैलून्स बंद हैं और इसके अंदर आप खुद सोच लें कि जी इतने अरसे तक जो है वो अगर किसी घर के अंदर जो एक खातून है कि जो बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जो हमारे सैलून्स में काम करती हैं, तौर पे सिंगल मदर्स हो गई, माइनॉरिटीज से काम करती हैं, हिंदूज हैं, क्रिश्चियंस हैं, ये लड़कियां बहुत अपने हुनर की वजह से बहुत अच्छे तरीके से कमाती हैं और अपने घर को चलाती हैं। और बहुत दफा ये लड़कियां जो हैं ये सिंगल हाउस होल्ड, सिंगल इनकम, मतलब क्या उसको बोलते हैं, सिंगल इनकम हाउस होल्ड है। यहाँ पे इन लोगों के पास यही सोर्स ऑफ इनकम की, बिल्कुल जी, यही सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है। सो बहुत ज्यादा मुश्किलात अब हो गई हैं कि, और अगर चले सिंगल ना भी हुए, अगर चलो भाई भी काम कर रहा है, बाप भी काम कर रहा है, बेटी भी काम कर रही है, अब जो है वो बाप का काम छूट गया, बेटी का काम छूट गया, तो सारा का सारा बोझ जो है वो भाई के ऊपर आ गया है। मतलब किस तरीके से जो है वो घर की जो अखराजात हैं वो पूरे हो सके। इसके अंदर मैं सिर्फ स्टाफ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसके अंदर सैलून ओनर्स की भी बात कर रही हूँ। सैलून ओनर्स जो हैं, जो खास तौर पे अगर सिंगल मदर्स हैं,
तो उनके यही सोर्स ऑफ इनकम था, बिकॉज द बिजनेस इज ब्रिंगिंग द इनकम। सो ये एसेंशियल सर्विस नहीं है, लेकिन ये एक एसेंशियल बिजनेस है फॉर द सेक ऑफ द इनकम ऑफ द ओनर्स एंड द स्टाफ। और जब हम ये बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, तो फिर वाई नॉट ब्यूटी पार्लर, सैलून, वो भी ऐसे में कि जब सिंगल मदर्स हैं, ट्रांसजेंडर हैं, बहुत सारी खवातीन हैं कि जो सबसे एसोसिएटेड हैं। एक तरफ तो सैलून्स हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, और दूसरी तरफ जिम्स हैं। तो हम ज़रा अब इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। रिजा, आप हमें बताइएगा, एक तरफ तो खवातीन का ये मुतालबा कि हमें मदद नहीं, रोज़गार चाहिए, हम मेहनत करती हैं, तो हमको वो मौका दिया जाए कि हम घर से निकलें या हम मेहनत करें, हम जैसे रोजी रोटी कमाती थी वैसे कमाएं। दूसरी तरफ ये समझाना मुश्किल हुआ जा रहा है कि अगर लोग जिम में आएंगे तो हम उसको मैनेज कर पाएंगे। अब ये बताइए कि आप लोग किस तरह से मैनेज कर पाएंगे और कहाँ पर इस एहतजाज से पहले आप लोगों ने आवाज़ उठाई और आप लोग स्टेप्स क्या लेने जा रहे थे, वो भी बताइएगा। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले थैंक यू। मैं आपको बताऊं कि इससे हम लोग इस तरह मुताज़िर हो रहे हैं कि मैंने अपनी जो ब्रांच है गुलिस्तान चौर की, कोरोना से 1 महीने पहले हमने ओपन की, तो अब उसमें मुझे इतना लॉस हो चुका है कि मुझे उसके रेंट पे करते हैं। अब 1-1.5 लाख के जो है वो रेंट्स हैं, वो हम किस तरीके से देंगे। प्लस मेरे अपने घर का रेंट जो है वो मैं खुद पे करती हूँ, मैं अपने घर को खुद सपोर्ट करती हूँ, तो मैं किस तरीके से जो है वो पे करूँ। इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स है, आपकी जो मेरा स्टाफ है, हमारी 3 ब्रांचेज है बेसिकली। मेरा ताल्लुक एक फिटनेस से है, हमारी 3 ब्रांचेज है, नॉर्थ कराची, गुलशन और गुलिस्तान चौर। तीनों ब्रांचेज के रेंट्स पे करना, प्लस मेरे 30+ जो है वो ट्रेडर्स हैं, जो स्टाफ है हमारा, उसको जो है उनकी सैलरीज देना, तो हमें तो स्टाफ हटाना पड़ेगा, ये उनका भी लॉस है। देखिए, जिम्स बंद होना सिर्फ मेरा लॉस नहीं है या हमारे जिम्स का लॉस नहीं है, बल्कि ये लॉस जो है वो बेसिकली आवाम का भी लॉस है। किस तरीके से हमारी हेल्थ हमारी मुतासर हो रही है। हमारे पास जो पेशेंट के क्लाइंट्स हैं या जो हार्मोनल पेशेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अब मेरे पास जो खवातीन आती हैं या जो लड़कियां आती हैं, उनको पीसीओएस है, पीसीओएस की जो पेशेंट है, तो अगर वो घर बैठी रहेगी और वो डाइट और एक्सरसाइज नहीं करेगी तो उनका पीसीओएस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा रिजा, थोड़ी सी तो डिस्ट्रैक्शन आ रही है। नादिर साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आना चाहूँगा। क्या हुकूमत सिंध से, नासिर हुसैन शाह साहब से या किसी और नुमाइंदे से सैलून एसोसिएशंस की कोई मुलाकात हुई, कोई मुशावरत हुई और उनसे पूछा गया कि जब पूरे पाकिस्तान में दीगर सूबों में सैलून्स खुल सकते हैं तो सिंध में क्यों नहीं? ये मामला एनसीओसी में सिंध की तरफ से क्यों नहीं उठाया गया, या बल्कि कहना ये चाहिए कि सिंध को क्यों नहीं कहा गया कि जब पाकिस्तान में खुल सकते हैं दीगर सूबों में तो सिंध में क्यों नहीं? जी, मेरी अभी रिसेंटली सईद गनी साहब से बात हुई थी 2 दिन पहले, इस प्रोटेस्ट से 1 दिन पहले मुलाकात हुई थी, तो उसमें मैंने यही पॉइंट रेज किया था कि जी अगर फॉर एग्जांपल पूरे पाकिस्तान में जो है वो ये इंडस्ट्री खुल गई है तो फिर कराची में क्यों नहीं, खासतौर पे सिंध में क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये फेडरल की तरफ से अलाउड नहीं है, और अगर और पूरे मुल्क में खुला हुआ है तो वो अनऑफिशियली खुला हुआ है। तो मैंने कहा कि अगर अनऑफिशियली खुला हुआ है तो फिर क्या पंजाब हुकूमत सो रही है कि जी वो जाके सैलून्स को सील नहीं कर रही है, और सिर्फ सिंध इतना एक्टिव हुआ है कि जी यहाँ पे कोई सैलून खुलता है तो पुलिस जो है वो आके फेरे मार रही है, सैलून्स को सील कर रही है। कुछ एरियाज में सैलून सील हो जाते हैं, कुछ एरियाज में कोई एक्टिविटी नहीं है, पूरी की पूरी सैलून्स खुले हुए हैं और पुलिस वहां पे सो रही है। तो क्या मतलब क्या है? नादिया हुसैन साहब, कुछ तो सिंध में, कुछ तो कराची में भी खुले हुए हैं, बहुत बड़े बड़े सैलून भी उनमें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बात कह रही हूँ। जहाँ पे अगर हम कराची की बात करते हैं, अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं और अगर अनऑफिशियली सैलून्स खुले में हैं, तो फिर वहाँ की जो सूबाई हुकूमत है वो क्या सो रही है कि जी वो उनको उनके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है? और जहाँ हम सिंध की बात करते हैं, खास तौर पे कराची की बात करते हैं, तो पर्टिकुलर एरियाज में आके जो है वहाँ पे खास तौर पे सख्ती हुई भी है। क्लिफ्टन डिफेंस हो गया, मोहम्मद अली सोसाइटी हो गया, लेकिन आप हैदरी देखें, गोलिस्तानी जौहर देखें, आप तारिक रोड देखें, आप गुलशन इकबाल देखें, वहाँ के सारे एरियाज के जो सैलून्स है वो खुले हुए हैं। लेकिन हमारे नादिया, उन्होंने पहले ये कहा था
प्लीज इसका जवाब दे दें। उन्होंने ये कहा था कि जिसका एरिया थोड़ा बड़ा है और जो हमें ये बता दे कि भाई हम SOPs पर ऐसे ऐसे अमल करेंगे, हम लोगों को अपॉइंटमेंट दे के बुलाएंगे, ऐसे ही कोई आ जाए वॉक इन और फिर उसके बाद में उसको अपॉइंटमेंट मिल जाए, ये सब नहीं होगा। अगर ये इंश्योर कर लेंगे तो फिर कुछ सोचा जा सकता है। तो ये बताइए, उन बड़े बड़े सैलून ने इंश्योर किया और इन सैलून ने नहीं किया? नहीं, कोई सैलून खुला नहीं है ऑफिशियली। कराची में कोई सैलून ऑफिशियली नहीं खुला है, चाहे वो बड़ा हो गया, सब अनऑफिशियल खुले हुए हैं। अच्छा। और सब अनऑफिशियली काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे अनऑफिशियली काम कर रहे हैं वहां पे सील कराने के लिए सिर्फ खास एरियाज की जो पुलिस की जो लाइक फोर्सेस है, वो सिर्फ खास एरिया, मर्जी की जगह जाग रहे हैं और मर्जी की जगह सो रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, सिंध सरकार ये कर रही है, गवर्नर सिंध क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो तो गवर्नर सिंध कुछ नहीं कर रहे। आपकी बात हुई वैसे उनसे? नहीं, क्योंकि जी हाँ बिल्कुल, हमारी अप्रोक्सीमेटली 3 महीने बाद पहले उनसे बात हुई है और उन्होंने यही कहा कि देखें जी, ये तो क्लोज कांटेक्ट के ये बिजनेस है और ये बड़ा रिस्की बिजनेस है और अभी तो ये है, अभी तो वो है। और ये बात मैं कह रही हूँ, छोटी ईद से पहले हमने जाके उनसे मुलाकात की थी। पर 3 महीने तो नहीं, पर अप्रोक्सीमेटली हाँ, वही 2.5 महीने तो हो ही गए हैं। उस वक्त उन्होंने कहा कि हमने कहा कि जी हमें जो है वो आप प्लीज हमें हमारी मीटिंग आप चीफ मिनिस्टर से करा दें। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी बिल्कुल हम कोशिश करेंगे। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, हम जाके कमिश्नर से मिले। नादिया एक बात और, क्योंकि हमने देखा शुरू में कि जब लॉकडाउन था और मार्केट्स बंद थी तो हमने एहतजाज देखे, हमने एसोसिएशन की तरफ से एहतजाज देखे और उन्होंने बल्कि कहा कि हमें अगर खोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी तो हम खोलेंगे। उन्होंने इतना प्रेशर बिल्ड किया कि फिर मुलाकातें भी हुई, फिर मुशावरत भी, मामला NCOC में भी गया, फिर सब खुला। उसके बाद उसको फॉलो किया रेस्टोरेंट एसोसिएशन वालों ने, जो शादी हॉल एसोसिएशन है, उन्होंने एहतजाज किया। अब आप लोग भी एहतजाज करें, यानी गवर्नमेंट चाहती ये है कि पहले एहतजाज किया जाए, पहले सड़कों पर निकला जाए, पहले खवातीन निकलें, उसके बाद सुनेंगे, उसके बाद बात होगी। बिल्कुल यही है। बहुत इस वक्त आई वुड से कि हम लोगों ने तो बहुत मुहज़्ज़ब तरीके से जो है वो हम चलते आए हैं। पहले हम लोगों ने मुलाकातों की जो है वो कोशिश की कि जी हम मुलाकात करके, बातचीत करके, थोड़ा सा जोर डाल के जो है वो हम कोशिश करें कि हम लोग जो कुछ हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और इसके अलावा जो है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी जो है ये प्रोटेस्ट के बाद अभी मैं कुछ नहीं कह सकती कि जी कैसे मामला आगे बढ़ेंगे। सरकार है नहीं, बिल्कुल। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा क्योंकि ये हमारा ईद का सीजन है, ये ईद का सीजन है कि जो हम मिस कर रहे हैं, फिर का सीजन है। और ये हम दूसरे बिजनेस में देख चुके हैं कि जिस वक्त जो एक सीजन है, जैसे हमने ईद कुर्बा पे भी देखा कि अगर आप देर से लोगों को काम करने की इजाजत देंगे तो फिर रश खुद आप बढ़ा रहे हैं। इससे पहले भी हमने ऐसे ही देखा था। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, फिर मैं रिजा की तरफ भी जाऊंगी। नादिया, आप बताइए, ये सैलून्स SOP के साथ में खुलने दीजिए, तो वो SOPs क्या क्या है? कुछ सर्विसेज हैं कि जिसमें फिर इंटरेक्शन थोड़ा बढ़ेगा तो वो भी आप लोग नहीं करेंगे। अगर आप बिल्कुल 3, 4, 5 पॉइंट्स स्पेसिफिक होकर के बता दें तो ये प्लेटफॉर्म आपके पास है, आपके लिए भी बात करना आसान हो जाएगा, आगे जाकर अथॉरिटीज के लिए। देखिए, हम लोग जो है वो एटलीस्ट मेरे सैलून में हम लोग आते के साथ ही जो क्लाइंट है उसकी आउटर डिसइंफेक्शन करते हैं। उसके बाद उसका टेम्परेचर चेकिंग होती है। जो हमारा सारा स्टाफ है उन्होंने मास्क पहना हुआ है, उन्होंने फेस शील्ड पहना हुआ है, हर तरफ सैनिटाइजर्स रखे हुए हैं और उसके बाद आवरली बेसिस पे जो है वो पूरे सैलून की स्प्रे से डिसइंफेक्शन होती है। ठीक है, सो बेसिकली इस डिजीज के अंदर, इस कोरोना के अंदर जो सबसे ज्यादा जो अहम बात है वो ये है कि आप अपने गंदे हाथों के साथ अपने मुंह, नाक और आंख को नहीं छेड़ेंगे। इसका ख्याल रख रहे हैं। हम लोग अपनी स्टाफ के प्रोटेक्शन के लिए, जबरदस्त, बिल्कुल अपनी स्टाफ के प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने मैंडेटरी रखा है कि उनको मास्क एंड फेस शील्ड पहनना जरूरी है। और क्लाइंट को काम करने से पहले, क्लाइंट को छेड़ने के बाद आपने जो है वो प्रेफरेबली हाथ धोने, या अगर हाथ नहीं आप फौरन धो सकते तो एटलीस्ट फौरन सैनिटाइज करें। तो जगह की भी डिसइंफेक्शन होती है और पर्सनल हैंड्स की भी डिसइंफेक्शन होती है। और इसमें फेशियल्स भी हो सकते हैं, इस तरह से मेकअप भी हो सकता है, इस तरह से दीगर थोड़े से सर्विसेज ऐसे हैं कि जिसको बहुत इजीली किया जा सकता है। देखिए, आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन मेरा भी है। रिजा, अब जरा आप बताइए मुझे,
हम इतने सारे वुहान से लेके और यूरोप तक इतने सारे जिम्स के ऊपर ही, SOPs के ऊपर ही वीडियोस देख चुके, लेकिन चूंकि सिंध हुकूमत को ये बात नज़र नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही, तो थोड़ा सा समझाइए कि अब जिम्स को ओपन करेंगे और SOPs के साथ करेंगे। भाई हमारा काम है, हमको कर लेने दीजिए, हम ऐसे करेंगे। तो वो मुझे ज़रा SOPs थोड़े से बताइए। तो फिर ये होगा कि वो जो आपके 30 लोगों का और थोड़े से लोगों का स्टाफ है और दीगर जिम के अंदर के लोग हैं ना, वो इस तरह बाहर आकर उनको प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ेगा। वैसे ये भी मोटिवेटिंग होता है लोगों को एक्सरसाइज करने के लिए, उकसाए थोड़ा सा ना, बहुत गर्मी में करनी पड़ी इनको। प्लीज थोड़ा सा SOPs बताइए। मैं एक मैसेज देना चाहूंगी सिंध की जो हमारी जो हुकूमत, उसको ये बोलना चाहूंगी कि आप जो है ना, हमारे पास 10 स्टूडेंट्स 10 लोग भेज दें और उनका कोरोना का टेस्ट करा लें। उन्हें कुछ भी नहीं होगा, बल्कि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि हमारा काम ही इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करना है। हम तो वो लोग हैं जो लोगों को सेहत देते हैं, हम तो वो लोग हैं जो लोगों की बीमारियां दूर करते हैं। हमारे पास आके आवाम ठीक होती है, फ्रेश होती है, हमारा काम ही यही है। हमारे जो है वो उनको हमारे पास आके फायदा होगा। बेसिकली हम जो SOPs फॉलो कर रहे हैं, उसमें जाहिर बात है डिटॉल की मॉपिंग वगैरह, सैनिटाइजर्स हैं और मास्क है, प्लस हम यानी तमाम SOPs का ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन रजा मुझे बताइएगा, जिस तरह कुछ सैलून से मुतालिक हम सुनते आए कि कुछ खुले हैं, जिम्स के बारे में भी ऐसा ही है? जिम्स खुले हैं? देखिए ऐसा नहीं है कि जिम्स खुले हैं, लेकिन ये जाहिर होता है हम क्या कर सकते हैं। हमें इतना मजबूर कर दिया है इन लोगों ने, क्योंकि हमें किराए तो देने हैं। अब 1-1 लाख अगर हमारा किराया है तो हम किस तरीके से पे करेंगे? हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। लेकिन मैं बताऊं आपको, आवाम डर चुकी है। आपको मैं बताऊं कि मेरे ऊपर अब ये वक्त आ चुका है कि मैंने इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंने अपना जिम बेचने का सोचा है। मैंने पार्टनर बात करी कि मैं अपना जो है वो जिम ही जो है, यानी ये हालात यहाँ तक आ गए हैं कि अब आप जिम बेचने का सोच रही हैं। दैट मीन्स सिचुएशन अब बहुत वर्स हो चुकी है। और एक प्ले कार्ड हमने अभी देखा जिस पे लिखा था 126 दिन हो गए और कितने दिन, तो 126 दिन से मुझे इमरान खान साहब का धरना याद आ जाता है। तो इमरान खान साहब को ज़रा सोचना चाहिए कि अगर कोई खातून एक प्ले कार्ड लेकर निकले, उस पर लिखा हुआ 126 दिन हो चुके हैं और कितने दिन, और फिर रजा की ये गुफ्तगू कि मैं जिम बेचने का सोच रही हूँ, ये वाकई अब लम्हा फ़िक्र है। फिर NCOC को इस बारे में बात करनी चाहिए, सोचना चाहिए, इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया रजा, साथ मौजूद थी आप, और नादिया साहब आपका भी शुक्रिया, इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू आप दोनों कर रही थी। इंशाल्लाह हम अगली बार बैठेंगे तो ये इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं। अल्लाह करे उससे तो बैठ जाए और रिजॉल्व कर लें इंशाल्लाह जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तरक्याती मंसूबे मुकम्मल कराना जिम्मेदारी होती है हुकूमत की, और इसके लिए ज़ाहिर है टैक्स लिया जाता है, आवाम टैक्स देते हैं। लेकिन फैसलाबाद में सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। शहरी अपनी जेब से तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करवा रहे हैं, यानी वो बीच में ना गवर्नमेंट नहीं है, आज़म के क्या कहने, हालांकि उनका काम नहीं है, लेकिन चलिए वो करवा रहे हैं। सनती शहर में एक ऐसा बाहिम्मत शख्स है जो टूटी शाहराहों की मरम्मत करवा रहा है, तो उससे मुलाकात की हमारे नुमाइंदा उस्मान सिद्दीक ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। टूटी सड़कें आवाम के लिए दर्द सर, मगर हुकूमत बेखबर। फैसलाबाद में गड़े बनी सड़कों की मुरम्मत का बेड़ा शहरी खुद उठाने लगे। शहर की सबसे बड़ी और मसरूफ शाहराह जंग रोड की मुरम्मत कौन करवा रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। टूटी सड़कों का जाल आवाम के लिए वबाल। फैसलाबाद के जंग रोड की शाहराह अवाम का इम्तहान लेने लगी तो दांद्रा के रिहायशी सादक अंसारी ने अपनी मदद आपके तहत सड़क की मुरम्मत शुरू करवा दी। सादिक के मुताबिक सड़क की तामीर के लिए पहले 1 करोड़ की लागत से बुलडोजर और मशीनरी खरीदी, फिर पैच वर्क के लिए 50 लाख का मटीरियल मंगवा कर काम शुरू कर दिया। हमारा रोजाना का यहाँ से गुजर था, तो यहाँ पे बहुत सारे यानी कि हमने एक्सीडेंट देखे हुए हैं कि कोई रिक्शे वाले का कभी वो उसका व्हील टूट गया, कोई बाइक वाला गिरा हुआ है। मेरे वालिद साहब को ये ख्याल आया कि क्यों ना ये काम करवाया जाए, इस रोड की मरम्मत करवाई जाए। तो ये सारा काम हम फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं। तो खुद से हमने ये सारी मशीनरी परचेज़ की है और ज़िले इंतज़ामिया से इजाज़त ली, और फिर उसके बाद ये हमने काम शुरू करवाया। जो गुजरते हैं इधर से MN वो थोड़ा सा अपना मुंह छुपा लेते हैं या फ़ोन पे, जैसे उनको पता ही नहीं यहाँ पे कोई काम हो रहा है। टूटी सड़कों की खुद से तामीर पर शहरी सादक को तो सराहते हैं, मगर हुकूमत पर तनकीद के नश्तर भी चला रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ वो बंदा जो अपनी मदद अपने तहत काम करवा रहा है,
ठीक है, ये काम तो हुकूमत का है, ठीक है, हुकूमत जो वो सोई हुई है, इसने सुनहरी शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। शहबाज शरीफ आज याद आ रहा है, उसने इस शहर को संवारा हुआ था। जंग रोड समेत जड़ांवाला, सतियाना, समंदरी और चनियोट रोड से गुजरना भी शहरियों के लिए दर्द सर है, मगर शहरियों के बार बार एहतजाज पर भी हुकूमत और ज़िले इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ उस्मान सदीक, समा, फैसलाबाद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। अब आपका दिमाग आपकी पसंद का गाना प्ले कर सकेगा, यानी आपको कोई हेडफोन्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये दावा किया गया है एलन मस्क ने, और इस कंपनी की तरफ से दावा इस तरीके से किया गया कि बताया जा रहा है कि एक नई चिप है, दिमाग से इस तरीके से मुंसलिक हो जाएगी कि उसके बाद पसंद का गाना बगैर किसी बटन को दबाए आप खुद चला सकेंगे। और यही नहीं, ये जो चिप है ये हार्मोन्स कंट्रोल, एंग्जाइटी से निजात दिलाने में भी मददगार साबित होगी। तो ये जी बड़ा, मैं कहता हूँ इनोवेशन तो है, लेकिन साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नेक्स्ट स्टेप मुझे ये लग रहा है। तो अंदर होने वाले शोर को चिप चुप करा सकेगी, आई थिंक ऐसे ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस की वजह से इम्तिहानात नहीं हुए, हम सबको पता है, लेकिन रिजल्ट्स आए, नताइज आ गए। पेशावर बोर्ड ने मैट्रिक के नताइज का ऐलान किया। 100% नताइज आए, तलबा खुशी से निहाल है। अब 4 के निजी स्कूल के एक तालिब इल्म ने तो रिकॉर्ड ही कायम कर लिया। उसने 1100 में से 1094 नंबर लिए, पेशावर बोर्ड में टॉप भी किया। मजीद बता रहे हैं इसी सिलसिले में समा के नुमाइंदे फयाज अहमद। खैबर पख्तूनख्वा में मैट्रिक नताइज का ऐलान हो चुका है और नताइज में 100% जो है वो नताइज बरामद हुए हैं, यानी जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं वो पास हो चुके हैं। तरीक़ेकार यूँ था कि जो 9th के मार्क्स होंगे वो मैट्रिक वालों को वही मार्क्स दिए जाएंगे और उसके ऊपर 3% इजाफी मार्क्स भी उनको मिलेंगे। आज जब पेशावर में नताइज का ऐलान हुआ बोर्ड के, तो उसमें एक ऐसा स्टूडेंट भी सामने आया जिसने 1100 में से 1094 मार्क्स लिए हैं। वो होनहार स्टूडेंट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है और कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? अबूबकर सदीक़ मेरा नाम है, मैं शबकदर से ताल्लुक़ रखता हूँ जी। अच्छा, कितने मार्क्स हैं आपके? 1094 मार्क्स जी, आउट ऑफ 1100। अच्छा, कौन से स्कूल में आप पढ़ते थे? फ्रंटियर स्टूडेंट्स अकेडमी शबकदर कोट। अच्छा, ये बताइएगा कि 9th में आपके कितने मार्क्स हैं, और जब आपको पता चला कि अब तो कोरोना वायरस की वजह से अब इम्तिहानात नहीं होंगे, तो कुछ अफसरदा खफा हुए थे आप? मैंने 9th में 539 मार्क्स हासिल किए थे, और जब मुझे ये खबर हुई तो मैं बहुत खफा हुआ था जी। अब नताइज से आप खुश हैं? नताइज से आप जी नताइज से खुश हुई, बिल्कुल जी। अच्छा, तो आपने काफ़ी ज़्यादा मार्क्स लिए हैं और बोर्ड की हिस्ट्री में इतने ज़्यादा मार्क्स किसी ने नहीं लिए। क्या इरादा है आगे? और वालिदैन भी आपके साथ मौजूद हैं, घर वाले भी मौजूद हैं, टीचर भी मौजूद हैं, आगे की क्या प्लानिंग्स हैं, क्या करने का इरादा है आपका? आगे का प्लानिंग तो ये है कि मैं इंशाल्लाह मेडिकल डॉक्टर बनूंगा, ताकि मुल्क कौम की खिदमत करूँ, देखो इंसानियत की खिदमत करूँ। ठीक है। जैसे कि इन्होंने बताया कि काफ़ी खुश हैं। जब इनको पहले पता चला कि इम्तिहानात मनसूख हो चुके हैं, अफसरदा थे, क्योंकि काफ़ी मेहनत इन्होंने किया था, लेकिन अब जो है जब रिज़ल्ट इनके आउट हुए हैं तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, मुतमईन भी हैं, और इनका ये भी कहना है कि मुस्तकबिल में वो डॉक्टर बनना चाहते हैं और अभी डबल मेहनत करेंगे ताकि वो किसी अच्छे से मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले सकें और आगे जाकर मुल्क कौम की खिदमत कर सकें। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया फयाज़, आपने इनसे हमारी मुलाकात कराई। बढ़ते हैं आगे, आपको लेकर चलते हैं एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी, और आज यहाँ पर कौन से जानवर हैं जो कि आपको पुकारेंगे कि आए ज़रा विजिट करें इस स्टॉल का, क्योंकि इस स्टॉल में नाम बताएंगे आप मुझे? किरण, यहाँ ब्राउन की जोड़ी है। नो पप्पू, नो बबलू। बबलू तो यहाँ पर नहीं है, शहजादा भी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ब्राउन की जोड़ी है। भूरे की बड़ी यहाँ पर जनाब मांग है। गुलाबी, क्या? गुलाबी, हो सकता है गुलाबा हो, लेकिन नाम गुलाबी है। नहीं, मुझे गुलाबी को देखना है। ठीक है जी, तो हम आपको इन सब जानवरों से आज इनसे मुलाकात करेंगे, जरा पूछेंगे इनकी कीमत क्या है, खाते पीते क्या है, कितने लाखों में इनकी कीमत है, कितने मन के ये जानवर खाते पीते हैं जो इन्हें आके ले सकते हैं। मन को कौन सा जानवर भाई, और वो कितने मन का होगा, ये भी एक आम सवाल होता है। तो जनाब इस कैटल फार्म के मुंतजिम कमर जमान साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम बात करते हैं। कमर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। थोड़ा सा बताएंगे ये ब्राउन की जोड़ी, ये भूरा, ये गुलाबी, ये कितनी कीमत है इसकी, और इसमें सबसे भारी कौन सा है? जी, इस वक्त जो सबसे भारी है ये ब्राह्मण है, ठीक है, जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है। काया जो कीमत है वो इंशाल्लाह शाम को जब आप यहाँ
तो इंशाल्लाह आपको कीमत का भी बता देंगे और मज़ीद आप देख के इंशाल्लाह इस चीज़ से खुश हो जाएंगे। ये तो कोई बात ना हुई कि शाम को बताएंगे, अभी बताएं सवाल कीमत। अभी किया है, बताएंगे आप शाम को, अभी बताएं। साथ मौजूद हैं आप, साथ खड़ा है जानवर, पूछ रहे हैं कीमत, बताते नहीं है आप। नहीं, असल इनकी कीमत जो हमारे पास इस वक्त 2.5 लाख से लेके 25 लाख के दरमियान के जानवर हैं। अब इतने जानवर खड़े हुए हैं कि नहीं, मैं तो सबसे भारी वाला पूछ रहा हूँ ना, वो उसकी कीमत क्या है? ये तकरीबन 25 लाख तक होगी। और वो जो गुलाबी है उसका बताएं, और अगर मुझे बता सकते हैं अगर पीछे कौन सा है, करीब में है गुलाबी? जी मेरे पीछे जो ये जो गुजर रहे हैं। हाँ, गुलाबी खड़े हुए हैं पीछे। अच्छा, जी जी। कीमत बताएंगे आप इनकी? मुझे खिलाते पिलाते क्या वो भी बताएं, और गुलाबी नाम क्यों रखा वो भी बताएं। इनको गुलाबी, ये इनकी खूबसूरती जो होती है ना उसकी वजह से गुलाबी बोलते हैं इनके। और बकाया जो खाने पिलाने का है वो इनको जो सर्दियों में हम लोग मक्खन खिलाते हैं, फिर इनको घी भी खिलाते हैं और दूध भी पिलाते हैं इनको। तो कराची में तो आजकल गर्मी है, चारा वगैरह जो होता है वो कराची में आजकल बहुत गर्मी है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये इतनी धूप इतनी गर्मी, अब उनका ख्याल कैसे रख रहे हैं, खिला पिला क्या रहे हैं? क्योंकि अभी तो ज्यादा ख्याल रखना पड़ रहा होगा इनको। जी जी, ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, इनका देखना पड़ता है, इनको नहलाना पड़ता है। थोड़ा सा मुझे बताएंगे कमर साहब कि जब भी हम रोज़ाना बात करते हैं जानवरों से मुताल्लिक और हम कहते हैं कि अच्छा इतने मन का जानवर है, ये दूध भी पीता है, ये मक्खन भी खाता है, ये देसी घी भी खा जाता है, तो ये जो इतने भारी भरकम से जानवर बनते हैं इसमें तो चर्बी बहुत ज़्यादा नहीं हो जाती होगी, जिस तरह से इनके खुराक का आप भी बता रहे हैं, बाकी भी हमें कैटल फार्म के ओनर्स बताते रहे हैं। अच्छी लगती है चर्बी, लेकिन ये कि जब सर्दियाँ आती हैं तो हम इनको गर्म जगह रखते हैं, इनको गर्मी में रखते हैं कि ताकि इनको ज़्यादा सर्दी न लगे। और जब ज़्यादा गर्मियाँ आती हैं तो फिर हम इनको बिल्कुल खुली जगह रखते हैं जहाँ हवा वगैरह आ जाए। तो अक्सर जगह ऐसे भी होता है कि हम इनके ऊपर जो पंखे वगैरह भी लगा देते हैं कि हवा भी चलती रहे, इनको गर्मी भी ना महसूस हो। आजकल रखे हुए पंखे आपने? जगह तो हवादार चूज कर लेते हैं, लेकिन फिर अभी तो इतनी गर्मी भी नहीं है, लेकिन मैं हल्की महसूस हो रही है। दूसरा हम नहलाते भी इनको। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि इस वक्त वैसा रश वैसी भीड़ है जैसी आपने सोची थी कि भाई लोग आ रहे होंगे और बड़ी आसानी से जो है ना वो इंशाल्लाह ताला सारा कारोबार अच्छा हो जाएगा और जानवर बिक जाएंगे, मवेशी बिक जाएंगे? जी, हम तो बस यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ऐसी आसानी फरमाए कि लोगों की कुर्बानी भी हो जाए, और उसके बाद ये कि जो इस वक्त लोग बैठे हुए हैं जो उनके जानवर भी बिक जाए, हम तो यही दुआ करते हैं। तो लोग आ रहे हैं उसी हिसाब से? आपको लगता है कि भाई अच्छा सौदा हो जाएगा, चीज़ें बिल्कुल आराम से हो जाएंगी? जी जी, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। जो जिनको शौक होता कुर्बानी का तो वो इंशाल्लाह कुर्बानी का शौक सबको होता है मेरे भाई, अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं ये प्रॉब्लम है। अब मुझे ज़रा ये बताइए कि लोग आ रहे हैं तो ज़्यादा बार्गेन कर रहे हैं? नहीं, आ रहे हैं माशाल्लाह, लोग आ रहे हैं। बार्गेनिंग कितनी करते हैं? क्या आप उनको कहे जी 5 लाख का है, लोग कहें नहीं ये तो 2 से ऊपर मैं दे नहीं सकता, ऐसा होता है? नहीं, वो तो वैसे भी कोरोना की वजह से तो लोग, आपको पता है कि वो चाहते हैं कि जो महंगी चीज़ हो वो भी सस्ती मिल जाए। ज़ाहिर है वो कोशिश करते हैं जितने पैसे बच जाए, लेकिन थोड़ा सा बताएंगे। हाँ, वो तो कोशिश करते हैं कि भाई कम ही कम हो। ऐसा ही है, और ज़ाहिर आपकी कोशिश है कि जितना उसमें आप ज़्यादा मुनाफा कमा सके, लेकिन थोड़ा सा बताएंगे जब मुनाफे की हम बात करते हैं, ये जो जानवर आपके पास मौजूद हैं जो कि 5 लाख से 25 लाख तक के हैं, एक जानवर लेट्स से जो कि सबसे भारी जानवर आपके पास 25 लाख का है, वो कितने का जानवर था? वो 2-3 साल में उस पर कितना खर्चा हुआ, कितना मुनाफा उससे आप कमा पाएंगे, उम्मीद क्या होती है आपकी? जी, ये जो खर्चा और जो कमाने का जो होता है वो हमें तो इस चीज़ का मुझे तो नहीं पता, क्योंकि वो तो जो हमारे बॉस हैं वो बॉस ही पता होगा, क्योंकि वो इस चीज़ को समझते हैं। हमने तो कभी ये चीज़ पूछी भी नहीं और कभी हम लोगों ने ये किया भी नहीं कि इन पे कितना खर्चा आ रहा, महीना अच्छा, यानी आप तो ज़रा मुंतज़िम है, आप तक जानवर आए और आपने अब इस जानवरों को बेचना है, ये कितने जानवर आपके बिक चुके हैं? जी इसकी तादाद भी मुझे पता नहीं है, वो बॉस को पता है, लेकिन ये कि माशाल्लाह हमारे अच्छे जानवर बिके माशाल्लाह। अगली बार मैं ये करूंगी, फिर मैं अपनी टीम से कहूंगी बॉस को बुलाएं, उनसे पूछ लूं मैं सारी की सारी बातें। क्या करते हैं फिर आप ये बताएं मुझे, इंतजाम देख रहे हैं? क्या इंतजाम देख रहे हैं? पंखे भी आपने नहीं लगा के दिए, इतनी गर्मी है वहां पर।
जी हम ये देखते हैं कि भाई इनके चारे का देखते हैं, फिर उसके बाद जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको देखते हैं, वो उनसे काम करवाते हैं, फिर इनको साफ सुथरा रखते हैं, खाने पिलाने। ठीक है, आप ज़ाहिर इस स्टॉल को मैनेज करें। बेहद शुक्रिया। कमर जमान साथ मौजूद थे आप, और जो भारी भरकम से जानवर हैं उससे मुतालिक हमें रहे थे। पिंक मुझे अच्छा लगा। महंगा बहुत है किरण, महंगा बहुत है। चेक करें ज़रा, जानवरों में पिंक कलर आ गया है किरण, और वैसे पिंक कलर इतना पसंद है किरण, जेब पर बहुत भारी है, बल्कि बहुत ज़्यादा भारी है। मैं पिंक से आगे सोच ही नहीं रही। चलिए जी, अब बढ़ते आगे। कोरोना और लॉकडाउन के बायस कई फनकार बेरोज़गारी का शिकार हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ड्रामा शूटिंग्स उस तरीके से नहीं हो रही, फिल्म की शूटिंग्स नहीं हो रही, स्टेज थिएटर ये सब कुछ इस वक्त बंद है, और इसीलिए बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनके घरों पर फाकों की नौबत आ गई है। तो ऐसे कई फ़नकार जो मुतासर हुए वो मैदान में आए, और उन्होंने इससे मुताल्लिक ज़ाहिर अपनी मुश्किलात का सामना, जब मुश्किलात का इजहार किया, तो गुलकार सलमान अहमद ने $1 लाख जमा किए उन फ़नकारों के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए। और जब उन्होंने कोशिश शुरू की तो और बहुत से फ़नकार उनके साथ जुड़ गए और एक काफ़िला सा बन गया। ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने सोचा कि हमारी बिरादरी में कुछ लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, तो हमें आज उनका हाथ थामना है। हमें ज्वाइन किया सलमान अहमद ने, बहुत शुक्रिया सलमान भाई, और बड़ा अच्छा काम आप लोगों की तरफ से किया गया। थोड़ा सा बताएंगे कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि फिल्म्स रिलीज़ नहीं हो रही, थिएटर सज नहीं रहे, ऐसे में जो फ़नकार बेरोज़गार हुए हैं, तो थोड़ा सा बता सकते हैं आपके पास क्या इतलात हैं? कितने फ़नकार जिनको इस वक्त माली मदद की ज़रूरत है, जो देख रहे हैं हुकूमत की तरफ, किसी इदारे की तरफ, किसी साथी की तरफ कि हमें सपोर्ट किया जाए? जी बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया है कि पूरी दुनिया, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, क्योंकि जब मुझे कोरोना वबा जब मुझे इलनेस हुई तो मैं न्यूयॉर्क में था, जो सबसे अमीर मुल्क है, जिसकी हॉलीवुड, जिसका थिएटर, जिसका म्यूज़िक, सब कुछ, सारे बड़े बड़े फ़नकार, छोटे बड़े, हर मीडियम साइज़ के सारों का काम ख़त्म हो गया। तो जब मैं पाकिस्तान आया हूँ तो मैंने पूछा, सारे दोस्त जो हैं हमारे फील्ड में, तो उन्होंने कहा बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। और कोरोना का देखिए, एक तो लोग नहीं जमा हो सकते कहीं, अगर आप कोई शो करना चाहे, जुनून के शोज़ जो वर्ल्ड ग्लोबल टूर के होने थे वो सारे कैंसिल हो गए। तो इवन वो जो उर्स पे लोग शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के उर्स पे या फैज़ मेले पे, वो भी बंद हो गया है, मतलब कि कुछ हो नहीं रहा। तो घर पे बैठे सारे आर्टिस्ट और बुरे हालात हैं बिल्कुल। अच्छा देखिए, एक तरफ हो गया जी कोरोना, लॉकडाउन शुरू हो गया, रोज़गार के मौक़े कम से कम होते चले गए, ये हमारे आंखों के आंसू पोंछ देते हैं, अपनी आंखों में आंसू लाकर और चेहरे पे मुस्कुराहट सजाकर। ये हम उन लोगों की बात कर रहे हैं, उन फनकारों की बात कर रहे हैं। और फिर अब ईद सर पर है, तो अब ये बताइए कि जब घर का किराया नहीं और फनकार बेघर हो रहे हैं, घरों में भूख है, परेशानी है, तो फिर मुस्तहिक फनकारों की मुश्किल को कैसे कम करेंगे? आपने सोचा हुआ क्या है? जी देखिए, जब मैं क्वारंटीन में था ना, मुझे ये कोविड-19 जब हुआ तो मैं 14 दिन के लिए क्वारंटीन में चला गया। उस दौरान सोचने को बहुत ज़्यादा वक्त मिला। तन्हाई में मैंने ये अल्लाह से दुआ मांगी, मैंने कहा या अल्लाह मुझे सेहत तू दे दे, तो मैं सारी ज़िंदगी तेरे लिए करता आया हूँ, लेकिन मैं और ज़्यादा जुनून के साथ तेरे लोगों की मदद करूँगा। तो फिर मेरे ठीक हो गया। तो समीना, डॉक्टर समीना जो मेरी वाइफ हैं, हमारा इदारा है SSGWI, तो उसके लिए मैंने ये सोचा कि हम जो कोविड इफेक्टिव पाकिस्तान में हैं उनकी मदद की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से $1 लाख जो है वो इकट्ठा हुआ है। और वो फिर मैंने पाकिस्तान में जो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर कोविड फंड है, खुर्शीद आलम साहब, उनसे बात की। तो मैंने कहा कि ये मुस्तहक लोगों को जाना चाहिए, उनका तरीका है, जिस तरह एहसास का भी उन्होंने, उनका एक बड़ा अच्छा ट्रांसपेरेंट तरीका है लोगों तक इमदाद पहुंचाने का। लेकिन मैंने उनसे अभी रिक्वेस्ट की 2 दिन पहले कि जो पाकिस्तान में जो आर्ट्स के साथ ताल्लुक़ जिनका रखता है, जो राइटर्स हैं, जो शायर हैं, सिंगर्स, जो लाइटें
और ये कैमरा कैरी करने वाले लोग सब जो हैं मतलब मुश्किल में हैं, उनका मतलब कि ना रोज़गार बिल्कुल बंद हो गया है, तो कुछ करें। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा इसका आपने सजेस्ट किया है, तो एक लिस्ट है जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान की, मतलब कि सारे इलाकों से, कराची, सिंध, बलोचिस्तान, केपी, पंजाब, वाह वाह वाह, जो मुस्तहिक लोग हैं ना। आज मेरी बात अली ज़फ़र से भी हुई, अली अज़मत से हुई, आतिफ असलम, तीना सानी, सारे जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उनको मैंने कहा हमें मिलके, क्योंकि ये कोरोना का जो वबा है इसका कुछ पता नहीं कि कब ये काम शुरू होगा। तो हमने कहा कि मैंने कहा मुझे लिस्ट दे, वो भी अपनी मदद ज़रूर करेंगे सारे। तो ये मैं अपना हिस्सा डाल रहा हूँ, समीना और मैं अपना हिस्सा डाल रहे हैं। ठीक, सलमान भाई मैकेनिज्म शेयर करेंगे? फॉर एग्जांपल बहुत से आर्टिस्ट जो कि आपसे कांटेक्ट करें कि हमें सपोर्ट चाहिए, तो ये फंड्स की तकसीम किस मैकेनिज्म के तहत होगी? हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैंने ना क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान का जो ये स्टिमुलस था ना, जो तकरीबन 8 अरब डॉलर का स्टिमुलस जो एहसास प्रोग्राम है, ये एक बड़ा ज़बरदस्त, पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे कभी हुआ नहीं है कि गरीब से गरीब तक ख़ानदानों को 12-12 हज़ार रुपये मिले हैं, और बड़ा कामयाब ये गया है। तो मैं समझता हूँ उसी तरह के हमें भी जो है, जो हमारी कम्युनिटी है, जो आर्टिस्ट की, जो फिल्म में शायर, प्ले राइट्स, टेक्निकल जो पर्सनल है, इंजीनियर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, हम उसी तरह करके उनकी भी मदद करें। और देखें ये एक दफ़ा कोरोना आई है, इससे हमें सीखना चाहिए कि दुनिया बदल गई है बिल्कुल, ठीक है ना। तो अब यूनिटी चाहिए, जिस तरह कायद आज़म ने कहा ना कि तंजीम, इत्तेहाद, ईमान, हमें पाकिस्तानियों को मिलके एक दूसरे की मदद करनी है। और ये जो हम कदम, एक छोटा सा कदम है, कतरा है, बल्कि शर्म आती है कि टीवी पे बता रहे हैं, लेकिन इसलिए कि इससे ना ज़रा लोगों में यूनिटी बढ़े। और भी जो लोग हैं, चाहे वो राशन दे दें या 20 रुपए दे दें, सब बहुत ज़रूरी है, जो भी है आप करें। हमने जो हमारी तरफ से हो सकता था हमने कर दिया। और मैं ये कहूँगा, मेरी रिक्वेस्ट होगी आर्टिस्ट से कि एक हमें अपना एक इदारा बनाना चाहिए। वो ऐसा इदारा होना चाहिए कि जो फिर इंश्योर्ड करे आर्टिस्ट को कि खुदा ना खास्ता फिर कभी कोई वबा आ जाए या कोई और आफत आ जाए, तो आर्टिस्ट जो हों ये ना हो कि 4-4, 5-5 महीने तक बिल्कुल बेरोज़गार हो जाएं। सोचा आपने, लेकिन फिर दीगर फनकारों ने भी आपका साथ दिया। कुछ बताना चाहेंगे आप हमें इस सिलसिले में कि कितने ऐसे फ़नकार हैं कि जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो ये चाहते हैं कि फ़नकार बिरादरी, कोई एक भी फ़नकार, कोई एक भी आर्टिस्ट, कोई एक भी टेक्नीशियन ऐसा नहीं हो जो छूट जाए, जो हमारे रास्ते से जो दूर अपने आप को फील करे। तो ये बताइए कितने कितने लोग हैं कि जो आपका साथ दे रहे हैं या वो आगे बढ़कर कुछ काम करना चाहते हैं मुस्तकबिल में आपके साथ में इस सिलसिले में? सब जी, वाह सब मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। जिस तरह अभी देखिए मैं बताता हूँ, मेरे दोस्त, सारे दोस्त हैं हमारे, ठीक है ना, जितने भी इस मुल्क में हैं, हर फील्ड, ये नहीं कि सिर्फ पॉप म्यूज़िक या रॉक म्यूज़िक, इसमें कवाली, क्लासिकल, फोक, फिल्म, टीवी, जो आप देखते होंगे टीवी के आपके जो मॉर्निंग प्रोग्राम्स होते होंगे, उधर भी म्यूज़िक, लाइव म्यूज़िक प्ले करते हैं जो बैंड्स हैं, तो उनको भी मैंने फ़ोन किया। सारे मुश्किल हालात में सारे कह रहे कि सलमान भाई ये कुछ ये कदम उठाएं इस पे। तो मैंने कहा ठीक है, इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन एक इससे देखिए, एक तो मदद है, दूसरी बड़ा पैगाम जो है वो ये है कि ईद आ रही है, और हमने इस वक्त माशाल्लाह कोविड को फ्लैटन कर दी कर्व। मतलब कि जो जंग है कोविड के खिलाफ, वो पाकिस्तान जीतना शुरू कर रहा है। हम ये नहीं चाहते कि फिर से जिस तरह पिछली ईद पे सारे लोग इकट्ठे हो गए, भूल गए कि जी कोविड है, और एकदम वो स्पाइक हो गई। तो मेरी यही है, मैं देखिए मैंने खुद इस इंटरव्यू में ये मास्क पहना हुआ है, फासला रखा हुआ है, आपके कैमरामैन से भी आप फासला रखें। हम इंशाल्लाह, हमारी कुर्बानी ये है कि हम आपको जो भी वो लोग हैं उनको ईदी देंगे, ऑनलाइन कुर्बानी देंगे, और इंशाल्लाह ताला आर्टिस्ट जो हैं उनका बड़ा सुनहरी फ्यूचर है पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला।
बहुत शुक्र। सलमान अहमद हमारे साथ है। ईद सर पर है, फ़नकार बहुत बुरी तरह से परेशान है और चूँकि रोज़गार बिल्कुल छट गया है, सिमट गए सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़, इसीलिए इस परेशानी को दूर करने के लिए वो ख़ास तौर पर काम कर रहे हैं। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं कराची की। यहाँ ख़ास तौर पर आम तौर पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। हम आपको मुसलसल अपडेट कर रहे हैं कि कराची में बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है। 6 से 8 घंटे की बिजली की बंदिश, ये तो मामूल बनती चली जा रही है ना। और अगर हम लियारी की बात कर लें तो यहाँ पर लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक जा पहुंचा है। और किरण, अभी भी वो इलाके जहाँ पर लोड शेडिंग से मुस्तस्ना जिन्हें करार दिया जाता है वहाँ पर भी लाइट जा रही है, मुसलसल लाइट जा रही है। बातें की गई थी कि नहीं जाएगी पर फिर भी जा रही है। एनीवेज, अब क्योंकि आपने तस्करा लियारी का कर दिया है तो खुर्शीद आलम लियारी गए, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, कितने परेशान है लियारी के अवाम, आपको दिखाते हैं उनकी रिपोर्ट में। अवाम मुतमईन नहीं है, नया पाकिस्तान नहीं बना। कराची के अवाम अब भी यही सोचने पर मजबूर हैं कि उनके लिए कोई तब्दीली नहीं आई। बरसों पुरानी लोड शेडिंग की मुसीबत आज भी अवाम को झेलनी पड़ रही है। लियारी का इलाका बुरी तरह मुतासिर है, जहां एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा है। बिल भी इतने महंगे आने, कोई हो सके तो ख्याल करें गरीबों के। मौसम बेहतर होने के बाद बिजली की तलब कम हो गई, इसके बावजूद लोड शेडिंग कम नहीं हो रही। के इलेक्ट्रिक 150 मेगावाट की कमी को बहाना बनाकर मुसलसल बिजली की आंख मचोली जारी रखे हुए है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। एड्स, इसके बारे में बात करते हैं। तशवीश की बात है जी, पाकिस्तान में एड्स का मरज़ तेज़ी से फैल रहा है। एक साल में 25,000 अफराद इस मोहलिक बीमारी का शिकार हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। दानियाल उमर रिपोर्ट कर रहे हैं। 2019 में पाकिस्तान में 25,000 अफराद एड्स का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा के एड्स प्रोग्राम 2020 की रिपोर्ट में होशरबा इंकशाफात। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के मर्दों में एड्स तेजी से फैल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में 17,000 मर्द एड्स में मुब्तला हुए। पाकिस्तान में एड्स के 14 साल तक की उम्र के 1500 मरीज हैं, जबकि 15 साल से जायद की 6,700 खवातीन एड्स का शिकार हुई। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल 6,800 अफराद एड्स के बाद इंतकाल कर गए। वफात पाने वालों में 900 बच्चे, 2,000 खवातीन और 3900 मर्द शामिल हैं। इंजेक्शन के जरिए नशा करने वाले 21% अफराद और 2% कैदी एड्स में मुब्तला हैं। पाकिस्तान में एड्स में मुब्तला मरीजों की मजमूई तादाद 1,90,000 हो गई है। दानियाल उमर, समा, लाहौर। जनाब, बादल आते हैं तो फिर मनाजर खूबसूरत हो जाते हैं। तीतर जैसी खूबसूरत आवाज़ और नायाब परिंदे की आवाज़ बारिश के मौसम में खुशी का पैगाम दे रही है। कहाँ? राजा रशीद की रिपोर्ट में जानिए। बरसात के मौसम में परिंदे भी खुश हैं। सिंध के शहर खिपरों में काले तीतर की आवाज़ ने माहौल खुशगवार बना दिया। मकामी अफराद का कहना है परिंदे को मखसूस खुराक खिलाई जाती है। ज़्यादातर इनको दाल अच्छी लगती है, बाजरा अच्छा लगता है, बादाम खिलाते हैं, पिस्ते खिलाते हैं। तीतर पालने वाले इसकी खूबियों से भी मुतासिर हैं। तुरतुर चीज़ है, परिंदा है, अच्छी मीठी बोली बोलता है, अल्लाह का नाम लेता है, इसमें से हम बहुत खूबियाँ हैं। मकामी अफराद ने सहराई इलाके के परिंदे की नस्ल मादूम होने पर तशवीश का इजहार किया है। राजा रशीद, समा, खिपरो। अब आपको बताएं कि कराची चिड़ियाघर को 150 साल मुकम्मल हो चुके हैं। कराची का चिड़ियाघर, इसका 150 साला सफ़र कैसा रहा, कोरोना के बाद या कोरोना के इस वबा के दौरान जानवरों का ख्याल कैसे रखा जा रहा है, उनकी खुराक की फराहमी इस गर्मी के मौसम में उनके साथ क्या सलूक रखा जा रहा है, वहाँ का स्टाफ कितने प्यार से इनको रखते हैं, कितने प्यार से इनको रखते हैं और स्टाफ को क्या मुश्किलात है। क्योंकि पहले अक्सर ये होता था, पहले होता ये था कि ज़ाहिर लोग जा रहे हैं, ज़ाहिर लोग टिकट लेकर जा रहे हैं तो आपको सपोर्ट मिल रही है, लोग खुद खाना भी लेकर अक्सर जाते हैं, जानवरों को खिलाते हैं, लेकिन अब वो हो नहीं रहा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब जब बच्चों की छुट्टी आती है ना, वैसे तो छुट्टियां चली रही हैं लेकिन अब चूंकि ईद है तो ईद पर तो बच्चे प्लान बनाते हैं, मम्मा पापा से जिद करते हैं कि भाई हमें ज़ू तो ज़रूर जाना है। तो अब भी इंतज़ार करना पड़ेगा इतने महीनों के बाद में, इतनी क्लैरिटी आ गई है SOPs में। तो चूँकि ये निस सदी की बात नहीं, अब तो 150 साल हो गए और क्योंकि कोरोना है और SOPs हैं तो हमने सोचा कि आज हम इसी सब के ऊपर बात कर लेते हैं। हमारा साथ देंगे डायरेक्टर ज़ू कुंवर अयूब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नया दिन। ये बताइए, सबसे पहले बच्चों का इंतज़ार है ना, वो बढ़ता चला जा रहा है, कुछ बताइए ना हमें, प्लान बनाया है कुछ आप लोगों ने कि ईद पर चिड़ियाघर को खोला जाएगा, बच्चे आएंगे, फैमिलीज आएंगी, कुछ बातचीत चल रही है इस सिलसिले में? पार्क्स तो खोल दिए हैं। देखिए, इसमें ऐसा है कि ये चूँकि
जिस वक्त हमारा ये कोरोना वायरस का सिलसिला शुरू हुआ था तो उस वक्त ये बंद कर दिए गए थे तमाम तफरी मकामात जो हैं। उसमें सबसे पहले कराची ज़ू, कराची सफारी पार्क, लांडी कोरंगी ज़ू, अलादीन पार्क बंद किया गया था। तो उसके बाद ज़ाहिर है एक पॉलिसी के तहत हम लोग काम कर रहे होते हैं। एक फंक्शन है जो गवर्नमेंट के अंडर हो रहा होता है और जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई हिदायत नहीं आएंगी, जब तक कोई ऐसी बात नहीं होगी कि किस पॉलिसी के तहत, किस SOP के तहत आप काम करेंगे, तो उस वक्त तक हम कुछ नहीं कह सकते। इस वक्त तक तो मौजूदा हालात में कोई ऐसा प्लान नहीं है। ठीक है, अभी ऐसा प्लान नहीं है। अब थोड़ा सा बताइएगा कि हर साल स्पेशली गर्मी के मौसम में हम देखते थे कि जानवर परेशान होते थे और उनको फिर आप लोग ज़ाहिर फैसिलिटेट करने की कोशिश करते थे। अब लोग तो नहीं जा रहे, बच्चे तो नहीं जा रहे, बट आपका स्टाफ तो वहाँ पर मौजूद है, तो जानवरों की सेहत, उनकी खुराक, इस गर्मी के मौसम में उनको बचाना भी है, तो कैसा ख्याल रखा जा रहा है? जानवरों की सेहत तो माशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन है। आप देख सकते हैं, लोग देख भी रहे हैं, जो कराची के लोग हैं वो विज़िट करते हैं। जब ये खुला हुआ था तो उस वक्त तमाम लोग विज़िट कर रहे थे, देख रहे थे और ख़ुराक में कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं है। और जहाँ तक सेहत का ताल्लुक है उसके लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड लोग मौजूद हैं, वो इनको वक्तन फ़वक्तन जो है वो विज़िट करते हैं और इनको प्रॉपर जो केयर चाहिए वो जो हमारा मौजूदा स्टाफ है वो फ़राहम कर रहा है। कुंवर अयूब साहब, हमको याद है कि लॉकडाउन से पहले चिड़ियाघर में मुग़ल बाग का इफ्तिताह हुआ था। अब ज़रा हमें ये बताइए कि इस तर्ज के और कौन कौन से कोई दूसरे सेक्शंस हैं या पॉइंट्स हैं जो बनाए गए हैं या खोले जाएंगे, फिर इन तक लोगों को रसाई की इजाज़त होगी जहाँ पहले नहीं जा सकते थे। उन एरियाज़ के बारे में पूछ रही हूँ मैं। मुग़ल गार्डन यहाँ का एक बड़ा पार्क है और उसको बाकायदा हमने कोई आज से 5 महीने पहले उसका इफ्तिताह किया था और उसको डेवलप कर दिया था। उसके अलावा 1883 का एक यहाँ पे फाउंटेन लगा हुआ है, उसका भी इफ्तिताह हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पे रॉकरीज़ बनी हुई हैं 3, उनका भी इफ्तिताह हो गया। तो काफ़ी जगहें जो हैं वो माशाल्लाह इसकी बहुत बेहतर हो गई हैं और ख़ास तौर पर इसके जो लॉन्स हैं उनको काफ़ी हद तक डेवलप कर लिया गया है। ठीक, और मज़ीद जानवर लाने और एडवेंचर से मुताल्लिक कोई नई प्लानिंग भी है? ये सवाल हम उस वक्त आपसे कर रहे हैं जब इस्लामाबाद से खबर आती है कि कावन वापस जाएगा, कावन कंबोडिया जाएगा, हम संभाल नहीं पाए। ऐसे में कराची में क्या हो रहा है? जी हाँ, ये जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, उसके अंदर उसका ये पार्ट है कि उसमें मज़ीद एनिमल्स जो हैं वो ऐड ऑन होंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फेज़ के अंदर एनिमल्स भी जो हैं वो ऐड ऑन हो जाएंगे और एक अच्छी तादाद एनिमल्स की आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी और एक मुख्तलिफ और नायाब जानवर। प्लीज़ ये बताएं ना, कौन से जानवर लाए जाएंगे, फिर उनको रखने के लिए और उनका ख्याल रखने के लिए क्या तैयारी की जा रही है? पिंजरों की अगर हम बात करें, देखिए ये अभी तो ये पहला फ़ेज़ है जो कि अभी चल रहा है, इंशाल्लाह ताला इस साल ख़त्म हो जाएगा और फिर ये जो नेक्स्ट फेज़ आएगा उसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन से एनिमल्स जो हैं वो ऐड ऑन करने चाहिए और किस तरह के केजेस उनके लिए बनेंगे। पहले केजेस तैयार होंगे, उसके बाद उसके एनिमल्स जो हैं वो ऐड ऑन हो जाएंगे इंशाल्लाह। कुंवर साहब साथ मौजूद थे आप और कराची ज़ू से मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे। पेशावर के शहरी BRT पर जल्द सफ़र कर सकेंगे। गैर मुतालिका अफराद और गाड़ियों के ट्रैक पर आने पर 5,000 रुपए तक जुर्माना होगा। इस पर अब्दुल रहमान ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। पेशावर में BRT सर्विस शहरियों के लिए जल्द खोलने की तैयारियां, बसों का आजमाइशी सफर शुरू। हादसा से बचने के लिए शहरियों और दीगर गाड़ियों के BRT ट्रैक इस्तेमाल करने पर जुर्माने मुकर्रर। सूबाई हुकूमत ने अवामी आगाही के लिए जुर्मानों की तशहीर अखबारात में शुरू कर दी। रूट पर पैदल चलने वाले, मोटरसाइकिल और साइकिल के इस्तेमाल की सूरत में 500 रुपए जुर्माना अदा करना होगा। BRT की ऑपरेशनलाइजेशन आखिरी मराइल में इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। बस सर्विस का कम अज कम किराया 10 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए होगा। अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। वक्त हो गया ख़त्म, आपसे करेंगे मुलाकात कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, बाहर जाएं तो बहुत एहतियात के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।